Yes, good evening to all of you friends. We start the class at 9 p.m. 2 more seconds to go. Ten more seconds. All right, friends. So 9 p.m. we start this class. My first question is, can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो फर्स्ट नोट करें. अमर, रोहित, युवराज, ऋचा, प्रशांत, तेजस्वी, सोनी, अनंत, श्रीजस, दिव्यांशी, अफजल, अंकिता. ऑडियो में कुछ भी इशू है तो कंट्रोल या कंट्रोल प्रेस करें. क्रोम ब्राउजर यूज करो, डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो. मोबाइल से देख रहे हैं, इंटरनेट स्पीड से योर नेटवर्क. क्लास में जो भी डाउट है पेंसिल दो क्लास खत्म होने के बाद गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए. लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिंक है. फिर बुधवार को मैं एक साथ सारे जवाब अपलोड करता हूँ. और अगर आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो तो हो सकता है चैट बॉक्स आपको ना दिखे, तो ये था form.ly/faqpcb14. फिर अभी हम लोग पढ़े थे इकोनॉमी के अपडेट्स में. पहला जो पिलर है मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस, उसका पहला चैप्टर यूपीआई बिटकॉइन देख लिया. दूसरा चैप्टर सीआरआर मॉनेटरी पॉलिसी देख लिया. अभी हम लोग पिलर 1 बी में तो बैंकिंग से लेकर एनपीए वो हमें देखना था. अब इसमें भी गुरु और शुक्र को हमने बैंक एनबीएफसी का क्लासिफिकेशन देख लिया. शनिवार को उसकी टेस्ट थी, क्लास नहीं था. अब उस टेस्ट में कितने लोग आए थे? तो पहला जो सेगमेंट था यूपीआई टू बिटकॉइन चैप्टर 1, उसमें 3000 लोग थे. तो अभी वो गिर के क्लासिफिकेशन वाले में 12 मतलब 57% ऑडियंस ड्रॉप्ड. तो वो तो मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी एस्पायरेंट 2 जात के होते हैं, जो टॉपर बने हैं, दूसरे जो तजुर्बा लेने और कोचिंग वालों को करोड़पति बनाने आते हैं. खैर, जिन लोगों ने टेस्ट दिया उन सबको बधाई. और उसके अंदर 45% थे, यानी 90 मार्क्स थे. अब हालांकि ये जो पिलर 1B1 है क्लासिफिकेशन, तो मतलब उसमें जनरल नॉलेज ज़्यादा है, फैक्ट ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कम से कम 20 तो सवाल करेक्ट होने चाहिए ना, मतलब 40 मार्क्स तो कम से कम आने चाहिए. तो जिनकी एटलीस्ट 40 हो रहे हैं सबको बधाई. बैंक, पूनम, मनोज, पंकज, जिज्ञासा, आशीष, अरमान, गार्गी, निखात, मुंतकिम, यशी, नैना, संचार, शगुन, साहिल, सचिन, हर्षित, प्रगति, साक्षी और इनसे ऊपर जिन्होंने और अच्छे मार्क्स हासिल किए सबको बधाई. कुछ सवाल देख लेते हैं उसमें जो ट्रिकी पूछे थे. अब याद करें बैंकों का क्लासिफिकेशन, कोऑपरेटिव बैंक का क्लासिफिकेशन क्या था? ऊपर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और उसके नीचे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी. तो जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होगा कि ऊपर नाबार्ड वगैरह से पैसा जो आता है वो इन प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को देना है. करेक्ट. दूसरा कि जो बैंकों का हमने क्लासिफिकेशन देखा, कमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई, एक्सिस, फॉरेन बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, वो सब देखा था. और इस साइड कोऑपरेटिव बैंक्स थे. अभी मैं ये कहूँ कि अर्जुन कपूर ऋतिक रोशन से बड़ा डांसर है, तो आप मानेंगे भाई टोटल फेक बात है. उसी तरह मैं आपको ये कहूँ कि देखो ये जो कोऑपरेटिव बैंक वाले हैं, ये मान लो 3 रुपये लोन में देते हैं, और ये सब कमर्शियल बैंक वाले हैं, ये सब बहुत गरीब हैं, इनके कुछ वादे चल रहे हैं, ये तो 1 रुपये का लोन मुश्किल से दे पाते हैं. आपका ये भी फेक बात है ना भाई. कमर्शियल बैंकों के पास इतनी डिपॉजिट है, इतना बड़ा नेटवर्क है गांव शहरों में, आपको दे विल गिव बिगर साइज लोन्स टोटल क्वांटिटी में. किसानों को, गरीबों को, सबको भी वो ज्यादा ही लोन देते होंगे. बस. तो अभी आप देखो ये क्वेश्चन पहले तो कल टेस्ट में था, लेकिन कुछ लोग उसमें कंफ्यूज हुए होंगे, तो मैंने आंसर तो करेक्ट कर दिया. गिव यू 40 सेकंड्स. हाँ, तो पहला क्या बोला है कि जो कोऑपरेटिव बैंक वाले हैं ये मान लो 3 रुपये की लोन देते हैं, और ये जो सब कमर्शियल बैंक है एसबीआई वगैरह वो मुश्किल से 1 रुपये की लोन देते हैं गाँव वालों को, तो गलत है ना. जबकि कमर्शियल बैंक इवन गाँव में भी वो ज्यादा मात्रा में लोन देते हैं. सो फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड तो करेक्ट है. सो द आंसर इज B2 ओनली. अभी ऐसा ही कमर्शियल बैंक कोऑपरेटिव बैंक एक बार पूछा फिर वापस हो सकता है 10 साल तक नहीं पूछेंगे. तो ये ट्रेंड में है नहीं है, ऐसी जो सब चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं यूट्यूब पर, उनमें अपना पास है. फिर पिलर 1B1 क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक एनबीएफसी डन. टुडे वी आर इन पिलर 1B2 दैट इज बर्निंग इश्यूज इन द बैंकिंग सेक्टर. हैंडआउट इसका अपलोड हो चुका है. मोबाइल ऐप में आप देख रहे हैं तो नूरन पटेल सर्च करो, कोर्सेज लेटेस्ट PCB14, और उसमें आप बेल आइकन दबाएं अपडेट्स, तो फिर पीडीएफ फाइल सारे दिखते हैं, इंक्लूडिंग जो गूगल फॉर्म से सवाल आते हैं. एंड्रॉइड में ऊपर की साइड 3 डॉट होते हैं, आईफोन में नीचे एरो होता है, उसकी मदद से आप डाउनलोड कर सकते हैं. डेस्कटॉप पे आप जाइए academy.com/manoj कोर्सेज लेटेस्ट, और उसमें PCB14 बेल आइकन दबाओ, अपडेट्स राइट हैंड से साइड बार खुल के मिल जाएगा. फिर अभी जो हमको पढ़ना है बर्निंग इश्यूज में, बड़ा बर्निंग इशू क्या होता है, बैड लोन्स, और उसके आगे पीछे की सारी बातें एक एक करके समझते हैं. सबसे पहले नोट पेन लेके बैठना, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर चीजें कैसी है, 2-4 लाइन के टॉपिक होते हैं, फिर टॉपिक तुरंत चेंज हो जाता है. तो 2 घंटे पढ़ने के बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं क्या हुआ हमको कुछ पता नहीं. तो भाई तो लिखते रहो ना कुछ. नेटफ्लिक्स का वेब सीरीज नहीं है ये. लोन के अलग अलग जात होते हैं, प्रकार होते हैं. होम लोन, कार लोन, फैक्ट्री लोन, ये सब में बैंकर इंसिस्ट करता है कि आपने कुछ कोलेटरल गिरवी रखना पड़ेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिक्योर्ड लोन्स. और क्योंकि यहाँ पर लोन सिक्योर्ड है मतलब बैंकर का रिस्क कम है, इस कारण से वो आपसे ब्याज भी कम मांगता है. तो सकता है ये लोन आपको मान लीजिए मिला 10% पे. ऑन द अदर हैंड क्रेडिट कार्ड, एजुकेशन लोन, किसानों को मिलने वाले फार्म लोन्स, ये सब क्या अनसिक्योर्ड है, मतलब इसमें कुछ कोलेटरल नहीं रखा, कुछ गिरवी नहीं रखा होता है, तो बैंकर का रिस्क ज्यादा है, इसलिए वो यहाँ पर ब्याज ज्यादा कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर मान लो 18% इंटरेस्ट वगैरह. हालांकि ये जो एजुकेशन लोन और ये जो फार्म लोन है उसमें भारत सरकार अपनी तरफ की गारंटी लेती है कि नहीं हम बैंकों का लॉस चुका देंगे, आप चिंता मत करो. एज अ रिजल्ट एजुकेशन लोन और फार्म लोन्स फिर भी आपको सस्ते ब्याज पे मिलते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि वहाँ गिरवी कुछ नहीं रखा है. तो ऑल एजुकेशन लोन, माइक्रो एंटरप्राइज लोन वगैरह, इसमें भारत सरकार की तरफ से क्रेडिट गारंटी होती है, इसलिए बैंकर लो इंटरेस्ट चार्ज करता है. नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ लोन. मान लीजिए जो मकान है उसके लिए आपको 2 करोड़ का लोन मिले, गाड़ी महंगी वाली आप ले रहे हैं 10 लाख का लोन ले ले, बिजनेस के लिए 5 करोड़ का लोन मिल जाए, तो क्योंकि ये तो गिरवे रखा है ना कुछ, इसलिए बैंकर आपको हाई क्वांटिटी में लोन देता है. जबकि क्रेडिट कार्ड में कितना आपको कि 1 लाख खर्च कर सकते हैं, 5 लाख खर्च कर सकते हैं वगैरह वगैरह. तो द अमाउंट ऑफ लोन साइज के हिसाब से बैंकर आपको कम देगा, क्योंकि बैंकर खुद ही ही विल फील स्ट्रेस्ड कि ये भाग गया तो मैं क्या करूंगा, इसलिए छोटी मात्रा में दिए जाते हैं. तो कोलेटरल यानी गिरवे क्या रखा उस हिसाब से बैंक के लोन के टाइप्स हो सकते हैं. सेकंड, लोन का इंटरेस्ट रेट कैसा है, उस पर भी बैंक लोन कैन बी क्लासिफाइड. मान लीजिए किसान को 3 लाख का एग्रीकल्चर लोन दिया और बोला 7% इंटरेस्ट होगा, फिक्स्ड, मतलब रेपो चेंज हुआ तो इस हिसाब से ये चेंज नहीं होगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट विल नॉट बी चेंज विद एनी रेपो रेट और अदर एक्सटर्नल बेंचमार्क्स. तो फिक्स्ड इंटरेस्ट वाले लोन हो सकते हैं. ऑन द अदर हैंड एक्सटर्नल बेंचमार्क वाले लोन जो हमने लास्ट वीक जो मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी थी वो वाले, तो उसमें ये हो सकता है कि कभी वो 10% कभी 15%, डिपेंड करता है रेपो रेट कैसा है, उस हिसाब से आपका लोन लेने के बाद भी उसका इंटरेस्ट रेट चेंज हो सकता है. सो देयर कुड बी सच फ्लोटिंग या वेरिएबल इंटरेस्ट वाले लोन्स. तो लोन टाइप्स क्या होते हैं, एक तो फिक्स हो गया, दूसरा फ्लोटिंग मतलब वो बदलते रहता है, डिपेंड करता है रेपो रेट या कोई एक्सटर्नल बेंचमार्क क्या है. और फ्लोटिंग में भी एक सब टाइप होता है टीजर. टीजर मतलब छेड़ना, लेकिन यहाँ टीजर मतलब क्या, जैसे फिल्म का टीजर आता है तो वो क्या आपको लुभाता है, भले ओरिजिनल फिल्म ऐसी अच्छी नहीं हो, टीजर देख के आपको लगे भाई ये तो एवेंजर को भी बीट कर देगा. तो मान लीजिए बैंकर आपको ऐसा ऑफर करे सिर्फ 5% इंटरेस्ट रेट,
ये लोन ले लो, लेकिन पूरा नहीं बोलेगा कि पहले 3 साल के लिए यार आपने बाद में 15% इंटरेस्ट चार्ज होगा अगर आप ये 10 साल का लोन ले रहे हो तो ये क्या टीजर लोन शुरुआत में बहुत लो इंटरेस्ट रखते हैं आपको लुभाने के लिए, लेकिन बाद में वो अचानक से बढ़ा देते हैं। आरबीआई ने देखा कि बैंकर मार्केटिंग कर करके बहुत सारे बोले लोगों को इसमें फंसा रहे हैं, तो 2011 के बाद तो इसको टाइट किया, तो अब टीजर लोन वाला प्रॉब्लम पहले जितना नहीं है। अब कुछ लोग मुझे इधर प्रश्न पूछेंगे कि भाई जब टीजर लोन में ऐसा सब लुभाया जाता है कि फर्स्ट ईयर 5% इंटरेस्ट है लेकिन बाद में बढ़ के 15 हो जाएगा, तो कोई बेवकूफ़ी इसको लेगा? देखिए बेवकूफ़ से ज़्यादा किस टाइप के लोग इसको लेंगे? एक तो वो आदमी ऐसा है जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखता है कि मेरा नेक्स्ट ईयर बिजनेस और सैलरी बहुत ग्रो कर जाएगा, इसलिए मैं ये लोन ले लेता हूँ, मुझे अभी इसकी जरूरत है, इसलिए वो ऐसा रिस्क ले सकता है। या दूसरा, तो पर्सन इज वेरी डेस्परेट, डूबते को तिनके का सहारा, मरता क्या ना करता, ही इज एक्सट्रीमली डेस्परेट, वो सोच नहीं रहा कि मैं लोन चुका पाऊंगा कि नहीं, बस वो भी उसको चाहिए लोन। वैसे लोग फंसते हैं, बाकी जो समझदार है वो टीजर लोन में नहीं फंसते। लोन को आप ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, कर्जा वापस चुकाने की औकात है कि नहीं, डू यू हैव द कैपेसिटी टू रीपे द लोन्स और नॉट। मैं कहूँ हाँ है मेरे पास इतना पैसा, तो आई एम अ प्राइम बॉरोवर। तो जिसकी लोन चुकाने की औकात नहीं उसे आप क्या कहेंगे? सब प्राइम बॉरोवर। तो अगर व्यक्ति है, एक पर्सन है, तो आप कहेंगे सब प्राइम बॉरोवर, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का माल जैसे होता है। और मान लीजिए ये कंपनी है जिसकी लोन चुकाने की औकात नहीं है, जैसे किंगफिशर, फिर भी लोन लेके बैठा है, तो आप उसे क्या कहेंगे? ओवर लेवरेज्ड कंपनी, ओवर लेवरेज कंपनी, कि जितना कमाता है, जितना इसकी कैपेसिटी है, उससे बड़ा लोन लेके ये बैठा है। तो इफ इट इज अ पर्सन ही इज अ सबप्राइम बॉरोवर, इफ इट इज अ कंपनी इट इज एन ओवर लेवरेज्ड कंपनी। अब क्या बैंकर ने ऐसे सबप्राइम बॉरोवर और ऐसी ओवर लेवरेज कंपनियों को लोन देना चाहिए? जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन ये लोग भी मान लीजिए ब्राइब कुछ खिलाते हो, भाई तुम हमारा लाख रुपए का लोन पास कर दो, 10,000 तुम्हारा कमीशन है, तो बैंक मैनेजर कहे हाँ चलो दे देना, लोन पास करते हैं। तो अगर ऐसे बेकार लोगों के लोन पास हो उसको क्या कहा जाए? ज़ॉम्बी लैंडिंग। ज़ॉम्बी को खाना खिलाओगे तो क्या होगा? उससे कुछ प्रोडक्टिव होने वाला नहीं है। उसी तरह ऐसे लोगों को लोन दो, उससे क्या होने वाला है? कुछ प्रोडक्टिव नहीं होने वाला। ज़ॉम्बी लैंडिंग, व्हेन बैंकर इज गिविंग लोन टू सच नेगेटिव पीपल। अमेरिका में एक जमाने में उनके बैंकरों ने सब जो एकदम गरीब लोअर मिडिल क्लास के लोग हो, अफ्रीकन अमेरिकन हो, जिनका असल में इतना इनकम था ही नहीं, लोन चुकाने का औकात था ही नहीं, यानी कि वे सब सबप्राइम बॉरोवर थे, उनको भी दे देना होम लोन दे दिया। और फिर बैंकर्स ने ये होम लोन पेपर की मदद से मार्केट में नए बॉन्ड जारी किए और इन्वेस्टर से भी पैसा उठाया कि आप मुझे और पैसा दो, इससे मैं इनको और लोन देता हूं। करते करते ये सब गुब्बारा बना, एसेट बबल क्रिएट हुआ। लेकिन स्वाभाविक है नीचे जो जिन लोगों ने लोन लिया है दे आर अनेबल टू रीपे द लोन, तो ये जो बबल है वो कोलैप्स कर जाएगा, गुब्बारा फट जाएगा। तो उनकी इकोनॉमी में क्राइसिस है, इसको क्या कहते हैं? सबप्राइम क्राइसिस 2007-8 में। और इसके चलते पूरी दुनिया में क्राइसिस आई, उसको क्या कहते हैं? ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जीएफसी। एक लाइन में याद रखना है अभी बहुत, इसको ये बहुत पुराना मुद्दा हो गया कि अमेरिका में बैंकर्स ने ऐसे लोगों को लोन दिए थे जो चुकाने की कैपेसिटी नहीं थी, तो उनका एसेट बबल कोलैप्स हो गया, दैट इज सबप्राइम क्राइसिस। मान लीजिए अदानी ये कहे कि मुझे इतना 35 करोड़ का लोन चाहिए। अब बैंक ऑफ बड़ौदा क्या सोचेगा कि मैं अकेला 35 करोड़ का लोन दे दूंगा और अदानी ने लोन नहीं चुकाया तो मेरा अकेले का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, आई विल सफर अ वेरी ह्यूज लॉस। तो वो क्या करेगी, इसको 2-4 और पार्टनर के साथ मिलकर हम लोन देते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा 10 करोड़ देगा, एसबीआई 20 करोड़ देगा, एक्सिस 5 करोड़ देगा। तो इन्होंने एक प्रकार से अपना सिंडिकेट बना दिया, जैसे वो पुष्पा मूवी में चंदन चोर ने अपना सिंडिकेट बना दिया, या उसे हम कहें ग्रुप ऑफ लेंडर। तो ये जो काम हो रहा है उसे आप क्या कहेंगे? सिंडिकेट लैंडिंग या सिंडिकेटेड लैंडिंग। तो हाँ ऐसा हो सकता है, ग्रुप बना के इसको 35 करोड़ दे सकते हैं। अब ऐसा जो 35 करोड़ ये देंगे, तो एक तो ये हो सकता है एक बार में सीधा 35 करोड़ दे दे, फिक्स अमाउंट या लमसम अमाउंट, कि अदानी आ जाना और हम 3 लोग मिलकर आपको 35 करोड़ एक साथ दे रहे हैं। या फिर वो एक क्रेडिट लाइन भी हो सकती है। क्रेडिट लाइन मतलब ऐसा कि देखिए अदानी आप एयरपोर्ट बना रहे हैं, तो आपके लिए हमने एक तरफ 35 करोड़ रखा है, जब जब जितना चाहिए उतना ले जाना। क्या 10 करोड़ की जरूरत पड़ी, 2 साल बाद और प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, 20 करोड़ की जरूरत हुई, तो आपके लिए ये क्रेडिट लाइन है, मतलब आप इतना मैक्सिमम निकाल सकते हैं। आपके तो अदानी पहली बार में ले जाता, समझो शुरू में सारा पैसा ले जाएगा, तो 5 साल के लिए पूरे पैसे पे उसने क्या चुकाना होगा? इंटरेस्ट चुकाना होगा। क्रेडिट लाइन में ऐसा है, मान लो अभी 10 करोड़ ले गया तो बस उतना ही ब्याज चढ़ेगा, फिर अगले साल 20 करोड़ तो उतना ही ब्याज चढ़ेगा। तो अदानी सोचा मुझे धीरे धीरे पैसा चाहिए, पर मुझे 35 करोड़ चाहिए होगा, आप मुझे इस तरह से दो। तो फिक्स अमाउंट भी हो सकता है सिंडिकेट लैंडिंग में, और क्रेडिट लाइन भी हो सकता है कि टुकड़े टुकड़े में आप उठाते रहे एज पर योर रिक्वायरमेंट। ये सब मुझे नहीं पता था क्योंकि इतना बुक्स में न्यूज़पेपर में कभी दिया ही नहीं। ये तो यूपीएससी ने अभी पीवाईक्यू पूछा तो फिर ढूंढना पड़ा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। उस पीवाईक्यू को हम कल सॉल्व करेंगे, क्योंकि आज तो मैं पहली बार आपको पढ़ा रहा हूँ, आप कल सुबह उठेंगे, हैंड आउट पढ़ेंगे, फिर रात को आप सॉल्व करेंगे, जब तो आप ज़्यादा उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। आगे ये लोग कई बार, आपकी मम्मी भी तो रोटी बनाती है, पर वो क्या है, वो फैमिली सेल्फ कंजम्पशन के लिए, मतलब घर वालों के लिए। और होटल वाला भी रोटी बनाता है, पर रोटी वो खुद के खाने के लिए नहीं बनाता है, वो दूसरों को बेचने के लिए बनाता है। उसी प्रकार जब सरकार लोन ले रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करके, जब आप ये होम लोन, कार लोन, बैंक का क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, या जब कोई कंपनी बॉन्ड डिबेंचर इशू करके बाजार से लोन उठा रही है, तो ये खुद के लिए ले रहे हैं ना, उनको खुद को ये पैसा चाहिए, या तो सरकारी स्कीम चलाने के लिए, खुद को घर गाड़ी चाहिए, खुद का एयरपोर्ट बनाने के लिए, तो दे आर बोरोइंग मनी फॉर देमसेल्व्स। इसलिए क्या करें? नॉन फाइनेंशियल डेट, नॉन फाइनेंशियल डेट खुद के लिए हमको चाहिए, आगे किसी और को लोन में नहीं देना है। ऑन द अदर हैंड जब बैंकर लोन ले रहा है, फिर एपोलो लोन, एमएसएफ लोन, या बजाज फिनसर्व जो कि एक एनबीएफसी कंपनी है जो बॉन्ड इशू करके पैसा उठाएगा और आगे आपको सब टीवी फ्रिज मोबाइल के लिए वो लोन देगा, तो ये लोग भी तो लोन ले रहे हैं, लेकिन ये खुद के लिए नहीं ले रहे हैं, ये सारा पैसा वो आगे किसी और को चिपकाने वाले हैं। हमने लोन लिया ताकि हम दूसरों को ये कार लोन, होम लोन, बाइक लोन, बिजनेस लोन दे सके। सो वी आर बोरोइंग मनी, सो वी कैन गिव इट एज लोन्स टू अदर्स। तो ये क्या हुआ? फाइनेंशियल डेट। मतलब जो बैंक एनबीएफसी ने लिया वो किस जात का डेट है? फाइनेंशियल डेट। जस्ट लाइक कि आप समझिए होटल वाले हैं जो रोटी तो बना रहे हैं पर खुद के खाने के लिए नहीं बना रहे, दूसरों को खिलाने के लिए बना रहे हैं, जबकि ये सब भी रोटी बना रहे हैं, पर ये समझिए फैमिली है जो खुद के लिए बना रही है। सो देयर इज फाइनेंशियल डेट, देयर इज नॉन फाइनेंशियल डेट। आई गिव यू 30 सेकंड, स्टार्ट, देखिए। ये भी मुझको नहीं पता था, फिर यूपीएससी ने पीवाईक्यू पूछा तो ढूंढना पड़ा, क्योंकि नॉर्मल बुक्स और न्यूज़पेपर वगैरह में ये कभी आया नहीं। आप कहते हो फिर अब चलो तुमको नहीं पता था, यूपीएससी ने पूछा, तुमने फिर सर्च किया, फिर तुम हमको भी पढ़ा रहे हो, तो दोबारा पढ़ाने का क्या मतलब है? अभी दोबारा यूपीएससी नहीं पूछेगी? ऐसा जरूरी नहीं भाई। मैंने आपको लास्ट वीक भी कुछ एग्जांपल दिए थे कि जैसे आप 1 लाख रुपया बैंक से विड्रॉ करेंगे तो एमसी में कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसा एक बार पूछा, फिर कुछ साल बाद वापस पूछा, और ऐसा आप समझो 1000 क्वेश्चन हम करेंगे या 1000 फैक्ट नए समझ लेंगे तो कुछ तो रिपीट हो ही जाएगा। वरना तो सारा नसीब पे ही छोड़ दो तुम, तो फिर तो किताब भी क्यों उठानी है? भगवान का नाम लेके सीधा चला जाना चाहिए एग्जाम हॉल में। तो ये ग्राइंडिंग जरूरी है, और सेम अप्रोच आपने सारे सब्जेक्ट में रखना चाहिए। सारे सब्जेक्ट में रखो, एटलीस्ट बड़े वाले जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये आपको जो नहीं पता है फिर भी पूछा तो इतना ज्यादा समझ लेना चाहिए कि वो टॉपिक क्या था। ऐसे और भी एग्जाम्पल, अब जैसे हम आगे देखेंगे मेजर माइनर मिनरल्स, ये सब आता है पिलर 5 में। अब उसमें ऐसा है एक बार पूछा फिर दोबारा सेम चीज उन्होंने थोड़ी ट्विस्ट करके पूछी कुछ सालों बाद, सो इट हेल्प्स। आगे मित्रों, ये जो क्रेडिट कार्ड है ये भी एक जात का लोन है, हम समझ चुके हैं। तो इसका इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए?
मतलब उसमें ग्रेस पीरियड होता है कि आपने आज खर्चा किया और आप मान लीजिए 30 टू 45 डेज में बैंक को पैसा चुका देते तो कोई ब्याज है नहीं, लेकिन उसके बाद मान लो 18% चार्ज करेंगे अगर आपने 30 डेज में नहीं चुकाया तो हु विल डिसाइड दिस इंटरेस्ट रेट? कोर्ट नहीं डिसाइड कर सकती, सिर्फ आरबीआई डिसाइड कर सकता है, क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में ऐसा लिखा है ओनली आरबीआई कैन डिसाइड द इंटरेस्ट रेट ऑन जो भी लोन है और उसके जो लेट पेमेंट होते हैं। इसमें भी समझो आपने नहीं चुकाया तो 18% और उसके ऊपर वो पेनल्टी चढ़ाएगा करके बहुत ज्यादा ब्याज चलता है, तो सब कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। अब ये सब होने के कारण क्रेडिट कार्ड पे अगर आप टाइम पे पैसा नहीं चुकाते तो ब्याज पे ब्याज ब्याज पे पेनल्टी करते करते 36 टू 49% इंटरेस्ट रेट चार्ज हो जाता है। तो स्वाभाविक है कुछ ऐसे बॉरोवर्स होंगे उनको लगा क्रेडिट कार्ड लेके हमारे साथ तो धोखा हो गया है, इतना सारा ब्याज नहीं होना चाहिए, तो दे वेंट टू कंज्यूमर कोर्ट, टेक्निकली जिसका नाम था नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन। कंज्यूमर कोर्ट 3 लेवल की होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। तो ये लोग नेशनल लेवल की कंज्यूमर कोर्ट में गए, तो कंज्यूमर कोर्ट ने ये बोला कि देखो ये क्रेडिट कार्ड पे जो भी इंटरेस्ट है पेनल्टी है, इट कैन नॉट बी मोर देन 30%, 30% से ज्यादा नहीं चार्ज करना चाहिए। स्वाभाविक है, तो अब जो ये भी बैंकर होंगे स्टैंडर्ड चार्टर्ड एचएसबीसी वगैरह जिनके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि देखो तुम क्रेडिट कार्ड पे 30% से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते, तो इन ये सब बैंकर्स का क्या हो जाएगा? सैड इमोजी हो जाएगा। सैड इमोजी हो जाएगा तो क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो ये लोग गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ आरबीआई डिसाइड कर सकता है, कोई और डिसाइड नहीं कर सकता इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए। तो कंज्यूमर कोर्ट का ये ऑर्डर पूरा गलत है, सिर्फ और सिर्फ आरबीआई डिसाइड कर सकता है कि लोन इंटरेस्ट रेट और उस पे पेनल्टी कितनी हो सकती है। तो अभी समझो ये तो जजमेंट आया और उस हिसाब से अब जो स्टेटमेंट ऐसा बने कि ओनली आरबीआई कैन डिसाइड, तो हाँ वो करेक्ट है। वरना क्या है, यूट्यूब पे बहुत सारे गैस मास्टर्स हैं, वो आपको टोट के पढ़ाते हैं कि देखो ऐसा कोई स्टेटमेंट हो जिसमें ऐसा एक्सट्रीम वर्ड लिखा हो, ओनली दिस पॉसिबल, नो वन अदर कैन डू इट, तो वो यूजुअली रॉन्ग होता है, पर इस केस में क्या वो राइट हो जाएगा। तो लोन के हमने टाइप्स देखे, अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताया 2007 में सब प्राइम क्राइसिस आई, सब प्राइम क्राइसिस आई यूएसए में। उससे पहले का जो जमाना था मतलब 2005-6 तक का, हार्ट इमोजी बहुत पूरी दुनिया में तेजी चल रही थी, दे दनादन लोग शॉपिंग कर रहे थे, बैंक वाले दे दनादन लोन ले रहे थे, विजय माल्या अपनी नई एयरलाइन खोल रहा था, लोग हवा में उड़ रहे थे, तो देयर वाज अ सर्ज इन बोरोइंग, मतलब बहुत लोन दिए जा रहे थे। उसके बाद जो मैंने आपको बताया ये सब प्राइम क्राइसिस हो गई, उसके चलते पूरी दुनिया में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई। पैरेलली 2007-8 के बाद बहुत सारे स्कैम हो गए, कॉमनवेल्थ घोटाला, स्टेडियम बनाने का, 2G स्कैम, कोल माइनिंग स्कैम। उसके बाद जुडिशियल स्क्रूटिनी, मीडिया स्क्रूटिनी, ऑपोजिशन के द्वारा हंगामा, अन्ना हजारे, बाबा रामदेव वगैरह ने आंदोलन चालू कर दिए, तो सब मिनिस्टर और आईएएस बैकफुट पे आ गए। तो वो कोई डिसीजन ही नहीं लेंगे फिर कि मान लो एक रोड बनाना है उसके वास्ते पेड़ काटने, तो वो डिसीजन नहीं लेंगे। मान लीजिए रोड बनाया था उसको चौड़ा करना है, एक्सपांड करना है, तो वो डिसीजन नहीं लेंगे। किसको एक्सपांड करने का टेंडर निकाला, कोई कहेगा इसमें तुम दान नहीं कर रहे हो, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट ठप हो गए, जिसके लिए इकोनॉमिक सर्वे ने वर्ड यूज किया पॉलिसी पैरालिसिस, कि कोई डिसीजन ही नहीं ले रहा था, फाइल पे साइन नहीं कर रहा था। तो बहुत सारे बिजनेसमैन जिन्होंने लोन लिए थे वापस नहीं चुका पाए। ऊपर से विजय माल्या को और तकलीफ क्या हुई कि विजय माल्या एयरलाइन का धंधा कर रहा था, और ये सब प्राइम क्राइसिस के बाद अमेरिका यूरोप की पूरी इकोनॉमी डाउन हो गई, वहां से जितने टूरिस्ट आते थे, एयर ट्रैवल, होटल, आईटी, ये सब डाउन होने लगा, तो बहुत सारे बिजनेसमैन उनका धंधा चौपट हो गया। अब इसके साथ जुड़ा एक कंसेप्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। मान लीजिए आपने लोन लिया 100 रुपए का, दैट इज प्रिंसिपल, उस पे मान लो 14% इंटरेस्ट चढ़ा हुआ है, हाई, आपको चुकाना है 114। तो अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि आपकी कंपनी इतना पैसा कमा रही है कि कर्ज का ब्याज चुका सके, इज योर कंपनी अर्निंग इनफ टू पे द इंटरेस्ट ऑफ द लोन, मतलब ये 14 रुपीस प्रिंसिपल की तो हम बात कर ही नहीं रहे, सिर्फ इंटरेस्ट चुकाने की तुम्हारी औकात है कि नहीं। तो मुकेश अंबानी कहे हाँ मेरा जो भाई अनिल अंबानी उसकी तो औकात नहीं है पर मेरी तो है, तो मुकेश अंबानी वाली रिलायंस कंपनी को हम क्या कहेंगे, इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज ग्रेटर देन 1। विजय माल्या को पूछा जाए वो कहने कैपेसिटी है, अनिल अंबानी को पूछा जाए वो मेरी भी कैपेसिटी नहीं, हम इतना पैसा कमाते नहीं कि हम लोन का ब्याज चुका सके, तो देयर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लेस देन 1, या जिसे हम कहें IC1 कंपनीज। अब कुछ लोग कहेंगे तो फिर IC = 1 होगा तो क्या जवाब है वो मेरे को नहीं पता। इट इज ग्रेटर देन और लेस देन उतना इकोनॉमिक सर्वे इंडिया, फिर तीसरा वाला नंबर है कि नहीं वो चेक करने में इन्वेस्टोपीडिया पे नहीं गया, वरना वो तरीका गलत हो जाएगा इकोनॉमी तैयार करने का। तो इकोनॉमिक सर्वे टॉक अबाउट ओनली 2 थिंग्स, या तो IC ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, और लेस देन 1 है उनको हम कहते हैं IC1 कंपनीज। तो अब ये जो सब स्कैम्स हो रहे हैं, सेल्स कम हो रही है, टूरिस्ट कमा रहे हैं, तो बहुत सारी कंपनियां बन जाएंगी IC1 कंपनीज, या जिसको हम IC इज लेस देन 1, मतलब वो इंटरेस्ट भी नहीं चुका पा रहे। अब ऐसी सिचुएशन में आप समझिए ये जो कंपनी है उसकी बैलेंस शीट खराब हो गई, और एसबीआई ने उसको लोन दिया था, तो एसबीआई जो एक पब्लिक सेक्टर बैंक है उसकी भी बैलेंस शीट खराब हो गई, तो इसे हम क्या कहेंगे, दोनों लोगों की बैलेंस शीट खराब हो गई, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। तो 2007 के बाद चलता है, उसके चलते बैड लोन्स बहुत ज्यादा इंडियन इकोनॉमी में बढ़ जाते हैं। अब इसके साथ जुड़े कुछ डेफिनेशन समझने उसके बाद हम देख लेंगे। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स फुल फॉर्म याद रखना है एनपीए का, अनर्जक परिसंपत्तियां, और हिंदी में इतना चोंच मारने की जरूरत नहीं है, मेंस में पूछे लिख देना है, क्या लिख देना है, एनपीए, वो समझ जाएगा एनपीए। अनर्जक परिसंपत्ति वो खुद ही प्रोफेसर कंफ्यूज है कि ये कहना क्या चाहते हो तुम। हाँ तो एनपीए मतलब लोन नहीं चुका रहा है, और उसकी कोई तारीख वार कोई डेफिनेशन होनी चाहिए। तो मान लीजिए माल्या ने लोन लिया है और उसको बोला गया तुमने हर महीने पहली तारीख को उसका इंस्टॉलमेंट चुकाना है, तो 1 जनवरी को, 1 फरवरी को, 1 मार्च को, ऐसा करते रहो। लेकिन अगर मान लिया उस लोन का प्रिंसिपल या इंटरेस्ट मतलब पूरा भी नहीं, जो आपको रूल के हिसाब से चुकाना है मंथली इंस्टॉलमेंट, उसकी जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट क्या है, पहली तारीख, वो नहीं चुकाता है, पहली तारीख को उसने नहीं चुका, फिर 30 डेज हो गए, दोबारा पहली तारीख फिर नहीं चुका, फिर 30 डेज हो गए, दोबारा पहली तारीख फिर भी नहीं चुका, फिर 30 डेज हो गए, दोबारा पहली तारीख फिर भी नहीं चुका, तो मोर देन 90 डेज हो गए। आपको यहाँ प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं जनवरी फरवरी वगैरह में एक में 31 डेज होते हैं, दूसरे 20-29, तो उसमें जाने की जरूरत नहीं, बस समझो कि सभी 30 डेज के महीने। तो जो भी इंस्टॉलमेंट चुकाने की आपकी ड्यू डेट है उसके ऊपर भी मोर देन 90 डेज है पास, और मान लीजिए ऐसा जो 91st डे हो वो मान लीजिए अप्रैल का 2 तारीख है, तो अप्रैल की 2 तारीख को बैंक का आपका जो लोन अकाउंट है, जो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एसेट है, संपत्ति है जिसमें बैंक ने पैसा कमाना था, तो पर कैसी संपत्ति है, परफॉर्म नहीं करे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की डेफिनेशन रात को 2 बजे भी कोई उठा के पूछे याद होनी चाहिए कि ये ऐसा लोन अकाउंट है जिसका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट उसकी जो भी ड्यू डेट है उसके ऊपर भी मोर देन 90 डेज हो गए उसने नहीं चुकाया। तो एक तो बैंक की स्टैंडर्ड एसेट हो सकती है ऐसी लोन जो कि आदमी इज्जत से चुका रहा है, बोरोवर इज रीपेइंग दिस लोन ऑन टाइम, नहीं चुका रहा है तो फिर क्या मोर देन 90 डेज हो गए, तो हम क्या कहेंगे, इट इज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट 90 डेज का बात है, ये एग्रीकल्चर के अलावा वाली लोन्स के लिए है। खेतीबाड़ी में 90 डेज का हिसाब नहीं होता, खेतीबाड़ी में क्या होता है, क्रॉप सीजन होते हैं, रबी खरीफ जायद क्रॉप सीजन, तो उसमें क्रॉप सीजन के हिसाब से अकाउंट होता है कि आपने कितने क्रॉप सीजन तक लोन नहीं चुकाया। अब तो कितने सीजन तक वो हम नहीं पढ़ने जाएंगे, सिवाय कि आपको नाबार्ड ऑफिसर की एग्जाम हो तो फिर आप ढूंढ लेना, अपने एग्जाम में इतना काम करें। तो स्टैंडर्ड से डिटेरियोरेट हो गया, खराब हो गया, 90 डेज हो गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट में भी 12 महीने या उससे ज्यादा रहता है वो लोन अकाउंट, तो फिर बैंकर कहेगा ये तो हमारा सब स्टैंडर्ड एसेट है। अभी सब स्टैंडर्ड एसेट के अंदर भी वो 12 महीने उससे ज्यादा रहता है, तो ये हो जाएगा डाउटफुल एसेट। वो जैसे पोकेमॉन का विकसित स्वरूप होता है, पिकाचू, राइचू वगैरह वगैरह, ऐसा ही है।
तो एनपीए सब स्टैंडर्ड डाउटफुल। और इस बीच कभी भी या तो आरबीआई या बैंक का ऑडिटर, ऑडिटर मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट टाइप का व्यक्ति जो सब हिसाब किताब देख के बोले ये तो बेकार लोन है, ये नहीं चुका सकता आदमी। देयर इज लिटिल और नो साल्वेज वैल्यू। साल्वेज मतलब क्या? जैसे टाइटैनिक डूब गया तो भी लोग उसमें जाके कुछ खजाना निकाल के आए तो हम कहे साल्वेज किया, शिपरेक में से साल्वेज किया। लेकिन अब ये विजय माल्या की जो किंगफिशर है उसमें कोई साल्वेजेबल वैल्यू है नहीं। उसकी जितने भी एयरलाइन सरकार ने या बैंकों ने जब्त की थी वो एरोप्लेन बड़े बड़े भंगार हो गए, कबाड़ी हो गए, उसको बेचो तो भी कुछ मिलने वाला है नहीं। तो नाउ इट इज अ लॉस अकाउंट विच हैज नो लिटिल मतलब बहुत कम या नो साल्वेजेबल वैल्यू। तो स्टैंडर्ड एनपीए सब स्टैंडर्ड डाउटफुल और लॉस एसेट्स हो सकती है। अभी बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उसने कुछ तो पैसा शेयर इशू करके मोबिलाइज किया, कुछ बॉन्ड्स इशू करके मोबिलाइज किया, कुछ उसने जनता से डिपॉजिट लिया है और ये सारा वो लोन में घुमा रहा था एसेट साइड में। अब उसमें कुछ तो गुड लोन थे, कुछ तो बैड लोन थे। बैड लोन मतलब जिसको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो नीरव मोदी, विजय माल्या, ये सबका कितना बैड लोन है, टोटल आप निकालो, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रॉस एनपीए। ग्रॉस मतलब सकल, हमने टोटल निकाल दिया। तो ग्रॉस ऑफ ऑल एनपीए, टोटल ऑफ ऑल एनपीए, उसको हम कहते हैं ग्रॉस एनपीए। अब रिजर्व बैंक ये कहता है कि देखो जैसे जैसे तुम्हारा ग्रॉस एनपीए बढ़ता है तो बैंकर तुमने कुछ फंड्स और ज्यादा बफर में रखने पड़ेंगे। मतलब समझो सीआरआर और एसएलआर तो रखना ही है, लेकिन क्योंकि तुम्हारा बैड लोन या नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ रहा है तो तुमने और एक्स्ट्रा फंड्स कहीं पर रखने होंगे बफर में, उसको हम कहते हैं प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग मतलब ग्रॉस एनपीए था 10 करोड़ तो एक्स्ट्रा बैंक को बोला जाएगा तुमने 2 करोड़ सेफ्टी बफर में रखने होंगे, उतने तुम लोन में नहीं दे सकते, तुम्हारे प्रॉफिट में से निकाल के एक लॉक में रख दो। तो 10 उसमें से 2 प्रोविजनिंग के माइनस करो तो जवाब आए वो क्या है? नेट एनपीए। नेट मतलब शुद्ध, कुछ माइनस करके निकला। क्या ये काम का है? जवाब ये काम का नहीं है। तो तुम बता क्यों रहे हो? क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे है उसे क्या दिखाना है कि ये जो मोदी सरकार आई उसके बाद सब कुछ चंगा हो गया है। तो इस कारण से उसे क्या 2 ग्राफ बनाने पड़ते हैं। अच्छा ग्रॉस एनपीए तो ऐसा हो रहा है, लेकिन जब आप नेट एनपीए देखते हैं तो वो थोड़ा कम है, तो इट इज अंडर कंट्रोल वगैरह वगैरह। और इस कारण से इंडियन एक्सप्रेस वो सब एक्सप्लेन सीरीज बनाएंगे तो फालतू के एक नहीं 2-3 ग्राफ डाल देते हैं। ग्रॉस एनपीए हैज गॉन लाइक दिस, नेट एनपीए हैज गॉन लाइक दिस। तो उसकी पंचायत में नहीं पड़ना है, कुछ काम का नहीं है। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैंने बता दिया, तो नीड नॉट वरी कि प्रोविजन क्या होता है, वो पैसा किधर जाता है वगैरह। मित्रों मान लीजिए कोई रोज जुबा खींच रहा है, फिर उसके मसूड़ों में ब्लीडिंग हो रहा है, उससे मुंह भी ठीक से नहीं खोला जा रहा है। तो उसने भाई जब दांत में से खून निकलना चालू हुआ तभी डॉक्टर के पास चला जाता। चलो उसका ठीक से मुंह नहीं खुल रहा था तब डॉक्टर के पास चला जाता, पर वो नहीं गया। अब सीधा लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर आ गया तो डॉक्टर के पास जाने का भी कोई मतलब है नहीं, क्योंकि लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर में बचना मुश्किल, लगभग नामुमकिन है। सिमिलरली स्टैंडर्ड एसेट थी कि इज्जत से आदमी लोन चुका रहा था, मोर देन 90 डेज तक नहीं चुका था, आपने बोला एनपीए है, तो ये तो कैंसर का लास्ट स्टेज हो गया। असल में उसके पहले ही चेक कर लेना चाहिए था, राइट? मतलब 0 से लेके 90 डेज तक बैंक मैनेजर किधर सो रहा था, उसने फोन करके इसको बोला क्यों नहीं भाई तेरा लोन नहीं आ रहा है। इसलिए आरबीआई ने कहा देखो हम ये कैंसर के और छोटे छोटे स्टेज बना देते हैं कि मान लीजिए कोई लोन अकाउंट का जो भी प्रिंसिपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट डेट है वो उसने जो दिन चुकाना था 0 डे, उसके ऊपर एक दिन लेट हो गया, तो एक दिन से 30 दिन तक लेट हो गया तो हम उसे कहेंगे स्पेशल मेंशन अकाउंट कैटेगरी 0। 31 डे से 60 डेज तक लेट चल रहा है, स्पेशल मेंशन अकाउंट कैटेगरी 1। 61 से 90 डेज तक वो चल रहा है लेट, तो स्पेशल मेंशन अकाउंट कैटेगरी 2। फिर 91 डे हो गया तो क्या बोलोगे भाई? तब तो आप उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट ही बोलोगे ना। तो ये कैंसर के शुरुआती चरण उसने बता दिए, स्पेशल मेंशन अकाउंट्स। फाइंड द अर्ली सिम्पटम्स ऑफ द डिसीज। अब सारे बैंकर्स को ये बोलता है कि तुमने ऐसा ग्रैन्युलर कौन कौन वाला बारीक बारीक क्लासिफिकेशन करके मुझे फाइल मेरे पोर्टल पे भेजनी है ताकि मैं ट्रैक करूं कि क्या कहां चल रहा है। तो दीज आर न्यू डेफिनेशंस। इसके बाद थोड़ा सा मतलब 5-10 मिनट फिर ब्रेक लेते हैं। मान लीजिए माल्या ने शुरुआत में लोन लिया, उसका ब्याज था 15% और 15 साल में उसको चुकानी थी। फिर वो बोलने लगा भाई मुझसे नहीं चुका सकता, थोड़ी हेल्प करो। और बैंक कहता है ठीक है, या तो हम इंटरेस्ट चेंज करते हैं कि 15 का ट्वेल्व करते हैं, या हम टेन्योर बढ़ा देते हैं कि 15 नहीं 20 साल बाद धीरे धीरे चुकाओ। तो ये जो वैसे क्या बोलेंगे, लोन रिस्ट्रक्चरिंग, तो कर्ज का पुनर्गठन। कर्ज का पुनर्गठन, हेयर कट। मान लीजिए एक बैंकर ने जो भी लोन में पैसा दिया 58 रुपीज लोन में है, गुड लोन से जो इज्जत से बोरोवर चुका है, और 20 रुपीज उसके मान लीजिए जैसे आदमी के पास गए जो कि बैड लोन या जिसको हम कहें एनपीए हो गया। अब बैंकर उसको एक ऑप्शन देगा कि देखो 20 तो तुम चुका नहीं रहे हो, कोई नहीं, 15 चुका दो, 15 हमें वापस दे दो। वी हैड गिवन यू 20 बट यू ओनली रिटर्न 15। आपके तो बैंकर का लॉस हो गया, तो बैंकर कहेगा हाँ भाई मैं खुद ही अपने बाल कटवा रहा हूँ, मतलब मैं खुद ही 5 रुपए का लॉस लेने को तैयार हूँ, पर तू हमारा लोन चुका दे। इसे क्या कहते हैं? हेयर कट। लेकिन ऐसे जो हेयर कट ऑफर किए जाते हैं वो वन टाइम सेटलमेंट में होते हैं। मतलब फिर मान लीजिए ये नहीं कह सकते कि जो 15 महीने 15 रुपये हैं तो मुझे अब एक महीने में मैं तो 5-5 रुपये चुकाऊंगा तो 3 महीने की मोहलत दे दो, ऐसा नहीं। अभी के अभी टेबल पे तुम 15 रुपीज रखो तो तुम्हारा पूरा केस सेटल। तो इस केस में बैंकर जो लॉस एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाता है उसको हम कहते हैं हेयर कट। हेयर कट। बैंकर ने किसान को 20 रुपये दिए, किसान नहीं चुका रहा है, फिर स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट आके कहे देखो हम इस किसान के वती ऑन बिहाफ ऑफ दिस फार्मर वी द गवर्नमेंट विल पे द लोन। तो यहाँ पर जो उसे क्या कहते हैं? लोन वेवर। अब इसमें बैंकर कहे देखो मेरा तो लॉस नहीं हुआ, सरकार ने पैसा चुका दिया, तो लॉस किसका हुआ? टैक्स पेयर का, क्योंकि ये जो काम प्रोडक्टिव होने चाहिए थे उसकी जगह ऐसे ऐसे कामों में जा रहे हैं। इसके बारे में मेंस में हम लोग और आराम से समझेंगे। लोन राइट ऑफ। देखिए एक तरफ बैंक ने जो धंधा शुरू किया, शेयर्स में पैसा लाया था, बॉन्ड्स में पैसा लाया था, डिपॉजिट में पैसा लाया था, और वो सबके वो लोन आगे घुमा रहा था, उसमें उसका फिर बाद में प्रॉफिट भी आएगा, फिर प्रॉफिट को वापस लोन में घुमाएगा। तो इक्वेशन चलते रहता है, ये इक्वेशन याद नहीं रखना है, इक्वेशन याद नहीं रखना है। अभी जो एसेट्स हैं लोन एसेट्स, कुछ तो स्टैंडर्ड एसेट्स होंगी और कुछ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होंगी। अब ये पूरा इक्वेशन किसी एक दिन आप फोटो खींचोगे तो ये बैलेंस आपको दिखेगा कि इस तरफ इतना है और सामने इतना गया है, आया है। अब बैंकर चाहे तो ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट इस साइड पर है उसको वो डिलीट कर दे। अगर वो डिलीट कर देगा तो ये इक्वेशन थोड़ा जो भी मात्रा है 20 करोड़ का 50 करोड़ का थोड़ा कम हो जाएगा। तो उस बैंकर ने कम टैक्स भरना पड़ेगा अपने प्रॉफिट के ऊपर। वो क्या क्यों कैसे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का मैं आपको समझा सकता हूँ, एक बार यूट्यूब पे 20 मिनट का वीडियो बनाया था, पर वो हमारे काम का नहीं, तो एक लाइन में कबूल कर लो तो आपकी 20 मिनट बच जाएगी। बेसिकली लोन राइट ऑफ क्या होता है कि बैंकर एसेट साइड में जो एनपीए है उसको अपनी बैलेंस शीट से डिलीट कर देता है ताकि उसे प्रॉफिट पे लगने वाले टैक्स पर कम टैक्स भरना पड़े, सामने ये लॉस के साथ वो एडजस्ट कराया, ऐसा कुछ होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बैंकर ने वो भुला दिया, माफ कर दिया, ऐसा नहीं है। वो फिर भी सरप्राइज एक्ट, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड, जिसके बारे में हम लोग ब्रेक के बाद समझेंगे, उसमें जाके नोटिस देके पैसा तो रिकवर कर सकता है, पर अपनी बैलेंस शीट से उसको हटा देता है फॉर सम टैक्स बेनिफिट्स, फॉर सम टैक्स बेनिफिट्स। तो इसको कहा जाता है लोन राइट ऑफ। ये असल में एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज, इसमें कर्जा माफ नहीं होता है। तो राहुल गांधी कई बार ये जो संसद में कि अदानी अंबानी का करोड़ों रुपए का कर्जा माफ हो गया, ये कर्जा माफ नहीं हुआ, वो राइट ऑफ हुआ है ताकि बैंकर्स को टैक्स कम भरना पड़े। अब कुछ लोग झंडा उठाएंगे कि ये लोन राइट ऑफ से बैंक को टैक्स में कैसे फायदा हो सकता है। तो उसके लिए वो मेरा वीडियो आप देख लेना, पर उसमें देखना नहीं है उसको, उतना भी पूछने वाला है नहीं, पर जिसको चाहिए दिल की तसल्ली, डिफर्ड टैक्स एसेट, ऐसा मैंने एक बार वीडियो बनाया था। एनीवेज
डोंट वेस्ट टाइम, जस्ट एक्सेप्ट इट। अब कुछ लोग भावुक हो जाते हैं। वो भावुक कैसे हो जाते हैं कि ऐसे टैक्स में फायदा कैसे मिल सकता है, मतलब सरकारी टैक्स में फायदा नहीं देना चाहिए इनको, जो ऐसे ये सब गड़बड़ कर रहे हैं। तो भैया फाइनेंस मिनिस्टर को लिखो ना कि इनकम टैक्स का कानून चेंज कर दे, जब तक नहीं होता तब तक ये हो रहा है। एनीवेज, अब आप देखिए कि बैंकों ने मान लीजिए 100 रुपए का लोन दिया है, उसमें से 10 to 11 रुपीज तो एनपीए हो गए 2018 तक। फिर आप देखिए धीरे धीरे ये एनपीए तो कम हो रहा है, अब कम होते होते 2.6 हो गया, मतलब 100 रुपए के लोन दिए 2 रुपए उसमें बैड लोन या एनपीए हो गया है। तो ये गिरावट का क्या कारण है? दो कारण है। एक, ये अलग अलग जो कानून है सरप्राइज एक्ट, इंश्योरेंस, बैंकरप्सी कोड, उसके तहत बैंक ने पैसा रिकवर किया है। और दूसरा कि लोन राइट ऑफ बैलेंस शीट से डिलीट कर दिया, तो बैलेंस शीट से हटा दोगे तो भी ये इक्वेशन ऐसा है कि वो नीचे कम ही दिखेगा। तो ये दोनों कारण है जिस कारण से भारत में एनपीए में गिरावट आई है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है, तो हमने एमसीक्यू में याद रखना है। एनपीए मैंने आपको बताया क्या 90 डेज से ज्यादा उसने लेट चला उसका पेमेंट। रिस्ट्रक्चर लोन मैंने आपको बताया कि बैंकर ने बया खा के उस लोन का इंटरेस्ट या टेन्योर उसमें रिलीफ दे दिया है। लोन रिटर्न ऑफ मैंने भी आपको बताया वो असल में अकाउंटिंग एक्सरसाइज है, बैंकर टैक्स बचाना चाहता है इसलिए। तो मान लो इसमें 10 रुपए, इसमें 10 रुपए, इसमें 10 रुपए, 30 हुआ, तो टोटल जो 30 है वो कैश स्ट्रेस्ड एसेट, क्योंकि सारा जो है वो असल में तो स्ट्रेस में ही है ना, दूध का दूल्हा है, तो नहीं होना चाहिए वो अकाउंट यहाँ कहीं पर भी नहीं दिखना चाहिए। तो टोटल ऑफ ऑल दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस्ड एसेट्स। हालांकि ये फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत है, तो कुछ लोग आ जाते हैं स्ट्रेस्ड एसेट क्या, हाउ एनपीए डिफरेंट स्ट्रेस है, कौन पूछ रहा है, पीवाईक्यू देख भी लिया करो प्रीलिम्स और मेंस के। जस्ट बिकॉज इंडियन एक्सप्रेस में कुछ लिख दिया तो वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, आपको ये भी देखना होता है कि पीवाईक्यू में इतना गहराई से कोई पूछ भी रहा है कि नहीं। ये जो चीजें हैं इसको मैं कहता हूँ, मतलब मैंने तो अंग्रेजी शब्द है पेडेंट्री। पेडेंट्री मतलब बाल की खाल निकालना। बाल की खाल आप निकालेंगे तो सिलेबस खत्म नहीं होगा, एग्जाम पास नहीं होगी। अब ये जो सबप्राइम क्राइसिस के बाद मतलब 2007-8 में अमेरिका में, उसके बाद भारत में भी ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम आया, तो आरबीआई ने फिर देखा कि बहुत ज्यादा बैड लोन्स बढ़ रही है, मुझे कुछ करना होगा, तो उसने 3R फ्रेमवर्क दिया था। पहला था रेक्टिफिकेशन, मतलब बैंक मैनेजर सब धमका धमका के पैसा वसूल करे। रिस्ट्रक्चरिंग मतलब पुराना लोन 15% का था तो उसको ब्याज 12 कर दे, ऐसा कुछ। तीसरा रिकवरी, रिकवरी क्या मतलब उसका संपत्ति जब्त कर लो, अटैच कर लो, नीलामी में बेच दो। तो ये तो आर आर और आर हो गया, ट्रिपल आर हो गया, जूनियर एनटीआर और वो उनका फिल्म बन गया ये तो। लेकिन इसको मैंने डिलीट कर दिया है क्योंकि 2015 से 19 तक था, फिर आरबीआई ने ये सब भी किया बंद है, अब जो कानून के हिसाब से ऐसा करो। तो आई हैव डिलीटेड दिस, एक लाइन में भी याद रखने का मुझे तो काम लगता नहीं, पर ठीक है मैंने आपको बता दिया। नाउ लेट्स टेक अ ब्रेक के बाद और भी चीजें समझनी है। तब तक देखिए इसके नए एमसीक्यू तो हैं, लेकिन आई वांट कि आप सुकून से हैंड आउट पढ़ के कल आओ तब आपको उसका मजा आए। इन द मीन टाइम अब तक जो हम पिलर 1B1 क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं, आई गिव यू 5 मिनट्स इस पर आप सोचिए। थ्री मोर मिनट्स। थर्टी मोर सेकंड्स। हाँ तो मेरा आपको क्या लगता है एनबीएफसी क्या नहीं कर सकते? वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। सयान, संतोष, राज प्रताप, रजत, दिग्विजय, ईशा, नेहा, अनुपम, मुक्ता, रोशनी, अरमान, गौरव, दिव्यांश, भावेश, तरणजीत, प्रिया, राहुल, महावीर, रोशनी, अजय, पद्मना, वंश, सत्यम, क्रिश, आकांक्ष, निहारिका, सनी, फलक, ऋतिक, परिदीप, प्रखर, शुभेंद्र, ब्रिज, शकुन, जाहिदा, प्रीति, अग्रवाल, आलोक, मीनाक्षी, मुस्कान, कुशाग्र, शुभम, अमल, मोनिका, अंजलि, सोहन, सरस्वती, अनहद, विकास, प्रशांत, करेक्ट आंसर्स। 75% को लगा बी शुड बी द आंसर, लेटेस्ट चेक। भाई तो एनबीएफसी में जो प्राइमरी डीलर्स हैं, म्यूचुअल फंड है, वो सब लोग तो कहते हैं ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो नहीं खरीदते ऐसा तो है नहीं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड क्या बोलता है कि वो डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते, वो बराबर है। टाइम डिपॉजिट ले सकते हैं जैसे बजाज फिंसर्व वगैरह, वो हमने देखा था परसों। डिमांड डिपॉजिट लाइक सेविंग अकाउंट वो नहीं ले सकते, दैट इज करेक्ट। सो वी हैव टू फाइंड रॉन्ग, मतलब वी हैव टू फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट सिर्फ सेकंड वाक्य है यहाँ पर।
इसलिए जवाब क्या होगा, बी ओनली 2 करेक्ट। 75% ने करेक्ट किया, जबकि ये तो समझो कल रात जो टेस्ट हुई होगी सैटरडे, उसमें भी था टेस्ट के बाद आपका सिर्फ स्कोर नहीं देखना है, मेरा कौन सा जवाब गलत हुआ उसको भी देखना चाहिए, उसमें बटन होता है एक्सप्लेनेशन, उसे क्लिक करिए तो एक्सप्लेनेशन भी मिलती है। तो हल्के में मत लीजिए चीज़ों को, वरना कल्याण हो नहीं सकता। फिर हम लोग पढ़े थे बैड लोन्स के बारे में। मान लीजिए एक आदमी ने लोन लिया है 12,000 का और उस पर उसको इंटरेस्ट चुकाना है 1200 रुपये। तो हर महीने मान लो उसको इंस्टॉलमेंट ऐसा आता है कि 1000 रुपये प्रिंसिपल और 100 रुपये ब्याज चुकाओ, 1100। ऐसा करते करते 12 मंथ तक उसको सब खेल करना है मान लो। अब कोरोना में उसकी जॉब चली गई तो वो ये इंस्टॉलमेंट नहीं भर पा रहा, तो क्या किया जाए? तो आरबीआई ने सबको टेम्पररी मॉरेटोरियम दिया। मॉरेटोरियम मतलब अस्थायी रोक या मुक्ति, कि देखो हर महीने तुमको इंस्टॉलमेंट तो चुकाना था, लेकिन अगर तुम नहीं चुका पा रहे तो ये 6 महीने, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये 6 महीने इफ यू कैनॉट पे इंस्टॉलमेंट डोंट वरी, मॉरेटोरियम है, मत चुकाओ, अभी बाद में चुका देना। समझो माफ नहीं किया, मॉरेटोरियम डज नॉट मीन कि सजा माफ कर देना, टेम्पररी रोक लगा देना कि ये जो 6 महीने आप नहीं चुका पाए 6000 रुपये उस पे जो भी 600 बाद में चुकाना, क्योंकि अभी आपके पास जॉब नहीं है। तो ये टेम्पररी रिलीफ थी ड्यूरिंग कोरोना 2020। इवेंचुअली तो बोरोवर ने 6000 प्रिंसिपल और 600 इंटरेस्ट चुकाना ही पड़ेगा, तो कर्ज माफी नहीं है, अस्थायी राहत है, मॉरेटोरियम है। अब इसके बाद आगे और भी कहानी थी, लेकिन वो सब मैंने हैंडआउट से डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट कर दिया? क्योंकि एक लाइन का ये मुद्दा नहीं, इतने साल बाद आरबीआई ने क्या किया था, तो लोन मॉरेटोरियम दिया था, करेक्ट। नाउ इट इज वेरी ओल्ड एंड आउटडेटेड टॉपिक। इसके अबो एंड बियॉन्ड सरकार ने क्या मदद की थी, वो कुछ टेक्निकल मुद्दे थे, बट विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट। आजकल मतलब 2020 से 24 तक हम देखें तो घर का भी अपना बैलेंस शीट होता है, कितना पैसा आ रहा है जा रहा है। तो एक जापानीज रिसर्च फर्म ने पाया कि भारत में आजकल पब्लिक कंजम्पशन लोन, मतलब ये आईफोन लेना है ईएमआई पर, शादी में डीजे बुलाना है, इस टाइप के लोन ज्यादा लिए जा रहे हैं। जबकि एसेट क्रिएटिंग लोन, मतलब कि कोई आदमी एक रिक्शा खरीद ले तो उसके लिए लोन लिया, वो लायबिलिटी है बराबर, लेकिन रिक्शा उसके हाथ में, वो तो एसेट है ना, कि रिक्शा चला के वो पैसा कमा सकता है। लेकिन ऐसी जो एसेट क्रिएटिंग लोन है वो आजकल लोग कम ले रहे हैं। तो ये ग्राफ आप बनाओ कैसा बन रहा है कि कंजम्पशन वाले लोन बढ़ रहे हैं, एसेट क्रिएटिंग लोन कम हो रहे हैं। तो ये तो के शेप है। तो हाउस होल्ड बैलेंस शीट इज के शेप। इज दिस इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्पल, एटलीस्ट नॉट फॉर प्रीलिम्स? उसका कारण है, समझिए, अगर इकोनॉमिक सर्वे ये ग्राफ देता तो इंपॉर्टेंट हो जाता। ये तो किसी जापानी रिसर्चर ने बोला और वो सब आया द हिंदू में। मैंने आपको बताया, क्या इसको मेंस में आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं कि हाँ आजकल जो अपनी सोसाइटी है उसका माइंडसेट शायद बदल रहा है, ये रिक्शा चलाना लोगों को शायद पसंद नहीं है, ऑन द अदर हैंड शादी में डीजे बुलाना ज्यादा पसंद है, इसलिए ऐसा चल रहा है। और ये कोई हेल्थी साइंस तो नहीं है इकोनॉमी या सोसाइटी के लिए, वगैरह वगैरह। फॉर यूपीएससी मेंस पेपर 1 जीडीपी हम लोग पिलर 4 में समझेंगे। जीडीपी क्या होता है कि एक देश में एक साल में कितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ। मान लो 100 रुपये का प्रोडक्शन हुआ, तो ये आपकी चादर है। तो आपकी इकोनॉमी में जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन है, उन्होंने पैर कितने लंबे करने चाहिए? 100 से ज्यादा नहीं करने चाहिए। तो बैंक लोन टू जीडीपी रेशियो, मतलब अगर 100 रुपये का प्रोडक्शन हुआ जिसको हम कहते हैं जीडीपी है, उसके सामने चीन में आप देखो 200 रुपये का तो लोन लेके रखा है। ये कुछ ऐसी बात हो गई। तो ये जो रेशियो हो गया, ये तो रिस्क दिखा रहा है। तो चाहे मलेशिया, जापान, थाईलैंड, सब जगह पर ये प्रॉब्लम दिख रही है। ऑन द अदर हैंड इंडिया इज इन अ सेफ पोजीशन। क्या अगर 100 रुपये का प्रोडक्शन हुआ लेकिन सामने लोन्स जो गए वो 56 रुपये के ही गए, तो वी आर स्टिल इन अ सेफ सिचुएशन, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे बोलता है। अब ऐसा ये जो क्रेडिट टू जीडीपी है, मान लीजिए 56 है या चलो 50 है, तो हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर ऐसा हो, जो रेड कलर लाइन है जो मैं अभी ग्रीन में मार्क कर रहा हूँ, कि लॉन्ग टर्म मान लीजिए हम क्रेडिट टू जीडीपी हमारा 50 है, तो इस एवरेज में चलता होता हूँ कि हाँ बराबर है, यही हर साल चलता है, ठीक है। पर अचानक से पब्लिक पागल हो जाएगी, वेडिंग में तो डीजे बुलाना पड़ेगा, वरना शादी के घोड़े पे नहीं चलूंगा मैं, और इसके चलते अचानक से ये क्रेडिट टू जीडीपी हो जाए मान लो 100, तो ये तो नॉर्मल ट्रेंड लाइन से ज्यादा हो गया। तो बीच में क्या हुआ, गैप। तो नॉर्मल ट्रेंड लाइन से ज्यादा लोन जा रहा है, तो क्या होना चाहिए? सैड इमोजी होना चाहिए कि भाई रिस्क है। अब तो ऐसे रिस्क हमें देखने को मिले 2003 से लेके 12 तक, ये जो नॉर्मल लाइन है उससे ऊपर 20% ज्यादा लोन जा रहे थे। तो ये सब क्या दिखा रहा है? रिस्क। वो अमेरिका की सबप्राइम क्राइसिस और ये नीरव मोदी से लेके विजय वाले सबको जो अंधाधुंध लोन गए, वो ये वाला कि नॉर्मल ट्रेंड लाइन से वो काफी ज्यादा लोन चला गया था। तो जब भी ये जो क्रेडिट टू जीडीपी है उसमें गैप आ जाए, मतलब नॉर्मल लाइन के मुकाबले ज्यादा जा रहा हो, तो ये जो पॉजिटिव नंबर आ गया वो असल में रिस्की है, बिकॉज इट इज शोइंग कि आप नॉर्मल से ज्यादा लोन जा रहे हैं अभी। फिर आप देखिए कि 2012 से लेके 2024 अब ये कम जा रहे हैं। तो ये क्या अच्छी बात है या बुरी बात है? मतलब ये ऐसा कह रहा है कि नॉर्मली 50 रुपये के लोन पब्लिक लेती थी, आजकल सिर्फ 20 रुपये के ले रही है। इसको दो तरीके से आप देख सकते हैं। इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब समझो कि रिस्क अब कम है, कि चादर से ज्यादा पैर नहीं फैला दिए हैं। और अब इस पॉइंट में आप बोल सकते हैं कि इसका मतलब कि पब्लिक पहले जितना रिस्क लेके बिजनेस नहीं शुरू कर रही है, ना ज्वेलरी शॉप, ना माले जैसा कोई एयरलाइन नहीं आ रहा है, तो ये तो हेल्दी चीज नहीं है। तो उस हिसाब से गलत हो रहा है। लेकिन केवल और केवल हम रिस्क के हिसाब से देखें तो अब क्या सेफ है सब, कि नॉर्मल ट्रेंड लाइन से हम लोग कम लोन जा रहे हैं। तो क्रेडिट टू जीडीपी गैप इज अ नेगेटिव नंबर एट प्रेजेंट, व्हिच इज अ गुड थिंग, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे बोलता है। तो ये इंटरप्रिटेशन याद रखिए। ये सब ग्राफिक्स आपके एंड आउट में भी दिए हैं, सुकून से देखना, देन इट विल मेक मोर सेंस। तो लोन के टाइप्स देखे, एनपी वगैरह की हमने बात की। कब आगे बढ़ते हैं, ये सरफाइसी एक्ट क्या है? ये पुराने जमाने में सब लोन लेते थे, कोई चुकाता नहीं था, फिर कोर्ट में जाए बैंकर तो वहां पर सालों तक केस चलता था। ये सबके चलते बैंकिंग सेक्टर में क्राइसिस थी। तो नरसिम्हम कमेटी बनी 1991 में बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के लिए। उसने कहा देखो बैड लोन्स के लिए अलग कोर्ट होनी चाहिए, उसको कहा गया डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो ये काम हुआ। उसके कुछ साल बाद वापस से बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म के लिए नरसिम्हम की कमेटी दोबारा बनती है 97-98 में। तो उसने पाया ये जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, इसको थोड़ा और लीगली एम्पावर करना चाहिए, कानून बना के उसको सशक्तिकरण करना चाहिए। तो दे कम अप विद न्यू एक्ट कॉल्ड सरफाइसी एक्ट। बेसिकली इसमें ऐसा है कि बैंक वाला बिना कोर्ट की परमिशन लिए आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर सकता है। तो दैट इज सरफाइसी एक्ट टू स्ट्रेंथन द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। सरफाइसी का फुल फॉर्म आपको आईएएस में याद नहीं रखना, बैंक की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो याद रखना है। कानून 2002 में बना, चलिए ये तो याद रखना है आईएएस के लिए भी। सरफाइसी एक्ट का प्रोसेस समझते हैं। खेती बाड़ी की लोन पे ये नहीं लगता, तो अगर किसान ने लोन नहीं चुकाया, ऐसा नहीं कि उसकी जमीन बैंकर जब्त कर सकता है। ये नॉन फार्म लोन में लगता है, और उसमें भी सिक्योर्ड या मॉर्गेज लोन पे लगता है, जिसमें आपने कुछ गिरवी रखा है। जैसे क्रेडिट कार्ड है तो उसमें तो कुछ भी गिरवी नहीं रखा, हमने ब्रेक से पहले समझ लिया क्रेडिट कार्ड लोन कैसे होते हैं भाई, दे आर अनसिक्योर्ड इन नेचर। तो समझिए ये जो फार्म लोन है, एजुकेशन लोन है, क्रेडिट कार्ड लोन है, ये तो अनसिक्योर्ड लोन है ना, तो इस पे सरफाइसी एक्ट नहीं लगेगा। सरफाइसी साइड लगता है सिक्योर्ड लोन, जिसमें आपने कुछ प्रॉपर्टी, जमीन, कुछ गिरवी रखा है। तो दी सरफाइसी एक्ट अप्लाइज टू
नॉन एग्रीकल्चर सिक्योर्ड या मॉर्गेज लोन्स जिसमें गिरवी रखा है, और यहाँ पर बैंकर बिना कोई कोर्ट की परमिशन के सीधा आपकी वो जो मॉर्गेज एसेट्स हैं वो सब जब्त कर सकता है। ऐसा जो भी एरोप्लेन या ऑफिस एक्सिस बैंक ने विजय माल्या से टेक ओवर कर लिया, दो काम हो सकते हैं, या तो एक्सिस बैंक उसकी नीलामी कर दे, ऑक्शनिंग कर दे, या अगर कंपनी टेक ओवर कर ली तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैंकर अपने लोग बिठा दे और पूरा कंपनी चलाना चालू करे और आगे चल के नए इन्वेस्टर ढूंढ के शिफ्ट ऑफ ओनरशिप करे, ये सब काम हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक तकलीफ होगी कि मान लीजिए विजय माल्या का किंगफिशर का 100 करोड़ का एरोप्लेन एक्सिस बैंक ने टेक ओवर किया और फिर बैंक उसकी नीलामी करना चाहता है, ऑक्शन करना चाहता है, लेकिन अब आज की तारीख में भारत में एयरलाइन कितने बचे? एक तरफ एयर इंडिया वाला ग्रुप है, फिर इंडिगो वाला ग्रुप है, बहुत कम एयरलाइन बची है और बहुत सारी लॉस में बंद हो रही है। तो एट दिस पॉइंट अगर एक्सिस बैंक ऑक्शनिंग करना चाहे किंगफिशर के एरोप्लेन का कोई मिलेगा नहीं उसको खरीदने वाला, तो तब बैंकर ने क्या करना चाहिए? बैंकर ने किसी एजेंट को, दलाल को, ब्रोकर को देना चाहिए कि भाई तुम देख लो, हमसे तो नहीं हो रहा है। तो ऐसे जो दलाल होते हैं उसको क्या बोलेंगे? कबाड़ी वाला बोलेंगे? नहीं, उसको टेक्निकली बोलते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एआरसी। जैसे ये जो अनिल अंबानी है उसकी ऐसी कंपनी है जो एआरसी का काम करती है, मतलब वो बैंकों के जो बैड एसेट्स हैं उसको सस्ते में खरीद लेगी। 100 करोड़ का प्लेन मान लीजिए वो 80 करोड़ में खरीद लेगा, फिर वो जाके सिंगापुर की एयरलाइन को मान लीजिए 90 करोड़ में बेचेगा, तो कम से कम इसका अनिल अंबानी का तो 10 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। आपके अपन एक्सिस बैंक का तो इधर वे 10 से 20 करोड़ का लॉस भाई बराबर है, पर एक्सिस बैंक को वैसे भी कोई मिल नहीं रहा था प्लेन खरीदने वाला, तो जो पैसा साथ में आ गया। तो दीज आर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एक जाती है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। आप न्यूज़पेपर मंगाते हैं, फिर उसको रद्दी में बेचते, रद्दी वाला 5 रुपए देता है। तो रद्दी वाला 5 रुपए क्यों देता है? क्योंकि वो आगे चल के रिसाइक्लिंग फैक्ट्री जो 25 किलोमीटर दूर है उधर अपनी साइकिल या रिक्शा में उसको भेजेगा, जहाँ से उसको 8 रुपए मिलेंगे, तो बीच में उसका प्रॉफिट है। अब कुछ लोग ये सोचेंगे तो भाई मैं खुद से ही कार में सारी रद्दी भरता हूँ और 25 किलोमीटर दूर जो रिसाइक्लिंग फैक्ट्री उसमें मैं लेके आता हूँ ताकि मुझे 5 नहीं 8 मिले, तो भाई आपका गाड़ी का 150 रुपए का पेट्रोल उसी में खराब हो जाना है। दैट्स व्हाई वी रिक्वायर कबाड़ी वाला या ब्रोकर या एजेंट, ये सब का काम क्या है? टू रिड्यूस योर कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। इसलिए कुछ लोग झंडा उठाते हैं कि भाई ये कबाड़ी एआरसी कंपनी क्यों है? एक्सिस बैंक सीधा ही सिंगापुर में जाके क्यों नहीं बेच देता? भाई उसके पास ऐसा एक्सपर्ट स्टाफ नहीं है, ऐसा नेटवर्क नहीं है, इसलिए वो थोड़ा लॉस में अनिल अंबानी को बेचेगा, जिसका ऐसा नेटवर्क होगा देश दुनिया में वो जाके प्लेन बेच देगा। तो देयरफॉर वी रिक्वायर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। खैर, ये जो मैंने बताया सरप्राइज एक्ट में ये बैंक एक्सिस एक्सिस बैंक जो विजय माल्या की प्रॉपर्टी अटैच करेगा, तो ये जो लीगल पावर किस को मिले? सभी टाइप के बैंक्स, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, सभी टाइप के बैंक्स, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जैसे ये डीएचएफएल वगैरह जो होम लोन देती है वो भी मकान जब्त कर सकती है। एनबीएफसीज उनको भी पावर मिला है, पर दो शर्त है। पहला, वो एनबीएफसी के एसेट साइड, मतलब उसने जितने लोन पेपर्स घुमाए हैं 100 करोड़ या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तो बजाज फिनसर्व आईएलएफएस वो लोग कहेंगे हमने दिया है। और जो लोन उन्होंने दिया एक कस्टमर को जिसको वो रिकवर करना चाहते हैं, मान लीजिए वो लोन अमाउंट 20 लाख या उससे ज्यादा है, ऐसा बड़ा गाड़ी खरीदने के लिए मान लीजिए बजाज फिनसर्व ने किसी को लोन दिया था, तो फिर बजाज फिनसर्व के पास भी ये सरप्राइज पावर आ जाता है कि वो बिना कोर्ट ऑर्डर के आपकी वो गाड़ी या प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है। तो दिस थ्री कैटेगरी ऑफ पीपल या एंटिटीज हैव सरप्राइज पावर्स। अब अगर इनके पास पावर है तो फिर बोरोवर क्या करे? मर जाए? नहीं, बोरोवर के भी कुछ अधिकार होते हैं अंडर द सरप्राइज एक्ट। अधिकार ऐसे हैं, राइट टू एम्पल नोटिस कि नीलामी से पहले 60 डेज को उसको मोहलत देनी चाहिए कि भाई चुका दो। राइट टू बी हर्ड, सुनवाई उसकी होनी चाहिए कि क्यों आप नहीं चुका पा रहे, ऐसा नहीं कि गिनाया ले गया सब। राइट टू इंश्योर फेयर वैल्यू एंड राइट टू बैलेंस प्रोसीड। वैसी बात है, मान लीजिए माल्या ने लोन नहीं चुकाया 5 करोड़ का, एसबीआई ने उसकी प्रॉपर्टी बेच दी 6 करोड़ की, तो फिर माल्या को 1 करोड़ वापस दे देने पड़ेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने करेक्ट उसको क्या कहते हैं? राइट टू बैलेंस प्रोसीड, राइट टू इंश्योर फेयर वैल्यू। एंड लास्टली राइट टू ह्यूमन ट्रीटमेंट, मतलब सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे ही बैंक के रिकवरी एजेंट आ सकते हैं, फिर रात में आपको परेशान करने नहीं आ सकते। मानवीय होना चाहिए। फिर ये जो सरप्राइज एक्ट है इसमें ऐसा माल्या का प्रॉपर्टी जब्त हो गया तो माल्या को कोर्ट में जाना है तो वो सीधा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट नॉर्मल कोर्ट में नहीं जा सकता, उसकी अलग कोर्ट होती है। टैब 1 में वो जाता है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में। टैब 1 में वो जाता है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में, ये एक्सिस बैंक को रोको, एसबीआई को रोको, मैं अपने नहीं ले ले। लेकिन डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल अलग जात की कोर्ट है, उसमें आपको केस रजिस्टर कराने के लिए भी 12,000 टू 1.5 लाख रुपए फीस भरनी पड़ती है। नंबर याद नहीं रखना है फीस क्यों है? ताकि कोई भी मुंह उठा के नहीं आ जाए केस करने के लिए। तो दिस इज फर्स्ट स्टेप। मान लीजिए वहां पर एसबीआई जीत गया, माल्या हार गया, तो माल्या सेकंड स्टेप में किधर जाएगा? डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल में। अभी जो डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल है डीआरटी, वो और भी सकते हैं कि वहां केस रजिस्टर करने से पहले वो ये कहेंगे माल्या को अच्छा 5 करोड़ का तुम्हारा केस है तो 2.50 करोड़ तो तुम अभी हमको जमा करो, उसके बाद तुम्हारे केस की सुनवाई होगी। तो दैट इज डीआरटी। उसके ऊपर हाँ हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कहीं जाने की बात हो, लेकिन फर्स्ट दो स्टेप तो ये वाले हैं। इसमें एग्जैक्ट फिगर याद नहीं रखने, याद बस इतना रखना है कि रूल्स ऐसे स्ट्रिक्ट है ताकि हर बोरोवर आके केस नहीं करे। लेकिन सरप्राइज है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मान लीजिए उत्तराखंड में या हिमाचल में कोई होटल है जिसने स्टेट बैंक से 10 करोड़ का लोन लिया था, कोरोना के बाद कोई आ नहीं रहा है, तो 10 करोड़ भी वो तो नहीं चुका पा रहा है। अब बैंकर अगर जब्त कर लेगा, नीलामी करेगा, ऑक्शनिंग, तो भी 5 करोड़ से ज्यादा रिकवरी हो नहीं सकती, क्योंकि दूसरा कोई वहां पर होटल खोलना नहीं चाहेगा कि ये कोरोना के बाद यहाँ टूरिस्ट कमाते होंगे। आजकल भारत के मुकाबले भारत के लोग ये मॉरिशस और आर्मेनिया और कहाँ और कंबोडिया, थाईलैंड सब जगह घूम रहे हैं, क्योंकि एरोप्लेन का खर्चा वो सब निकालो तो उनको लगता है ये हमारे लिए ज्यादा बेटर डील है। तो स्वाभाविक लोकल कोई होटल खोलना नहीं चाहेगा, तो एसबीआई अगर उत्तराखंड का ये होटल टेक ओवर भी कर ले तो उसको नया बार मिलेगा नहीं, तो पैसा रिकवर होगा नहीं और होटल का जॉब उसका, होटल का स्टाफ उसका जॉब लॉस हो जाएगा। बट व्हाट इफ ये लोग आपस में आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता कर लेते हैं कि देखो 10% ब्याज है, कम करके 8 कर दो, 12 ईयर्स में आप मुझे चाहते थे लोन चुकाऊं मैं, आप थोड़ा मुझे मोहलत दे दो, 15-20 साल का कर दो। अगर ऐसा कुछ आर्बिट्रेशन आपस में कर लेते तो ये बैंक ठीक ठाक कुछ रिकवर कर पाता और ये धंधा भी बर्बाद नहीं होता। लेकिन जो सरप्राइज एक्ट है इसमें ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं, इसमें या तो यस या नो टाइप की सारी बातें होती है, आइदर दिस और दैट। तो सरप्राइज एक्ट में क्या प्रॉब्लम्स है? सीधा वो आ जाता है कि नीलामी कर दो, बीच में कुछ सुनवाई या मीडिएशन या मध्यस्थता नहीं है। और कई बार जो ऑक्शनिंग है उसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू निकाल नहीं सकते, खासकर होटल वगैरह धंधे में। तो उसकी जगह अगर लोन को रिस्ट्रक्चर किया जाए, इंटरेस्ट कम किया जाए, टेन्योर बढ़ाया जाए तो शायद बैंकर का फायदा होता। लेकिन सरप्राइज में ऐसे पावर्स नहीं, इसलिए नया कानून बनाना पड़ता है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। सरप्राइज एक्ट में एक और तकलीफ है, ये जो मैंने आपको बताया डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल, दे आर अंडर स्टाफ, मतलब वहां जितने जज होने चाहिए वो है नहीं। इसलिए मान लीजिए विजय माल्या ने 500 करोड़ का लोन नहीं चुकाया है, तो वो क्या करेगा? डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जाएगा, अब आपके उधर 1.5 लाख रुपए फी भरनी पड़ती है, तो उसके लिए इतना पैसा तो कोई बड़ी रकम है नहीं, तो वो भर देगा और फिर वहां सुनवाई होगी 2-3 साल तक, 2-3 साल तक बैंकर इसका प्लेन अटैच नहीं कर पाएगा, तो बैंकर का और लॉस हो जाता है क्योंकि ये ना तो लोन चुका रहा है और केस 2-3 साल खींच रहा है। एंड इट विल रिजल्ट इन इरोजन ऑफ द एसेट वैल्यू। वैसे कि प्लेन का भाव मान लीजिए है 25 करोड़, लेकिन 2 साल पुराना होगा तो फिर तो इसका भाव 10 करोड़ आएगा, 3 साल बाद तो और कमाएगा, तो इरोजन ऑफ द एसेट वैल्यू। फिर 3 साल बाद अगर स्टेट बैंक केस जीत भी गया तो भी ओरिजिनल रकम तो रिकवर नहीं कर पाएगा, और ऐसे 1 लाख केस सरप्राइज एक्ट में पेंडिंग है। ये सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए सरकार ने सॉल्यूशन क्या निकाला? नया कानून बनाते हैं, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड।
तो नेक्स्ट टॉपिक इज आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। देखिए, आईबीसी पढ़ते हैं फिर हम लोग ब्रेक लेते हैं। आईबीसी कोड ऐसा है कि जो 1 करोड़ या उससे ज्यादा का आपने बिजनेस लोन लिया है उस पर लागू होता है। तो इस तरफ ये एक बॉरोवर है, सामने जिन लोगों ने इसको लोन दिया है, एक्सिस बैंक ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने, जो भी, वो सबको हम कहते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने लोन दिया है। अभी आदमी लोन नहीं चुका रहा है, एनपीए हो गया, तो जो भी लैंडर्स है उनकी बनेगी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, फिर वो जाएंगे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, फिर कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कहेगा हाँ बराबर ये केस को आगे बढ़ाओ, तो ये लोग जाकर एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को रिक्रूट करेंगे। आईपी आईपी मतलब वो क्या, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, लॉयर होता है, ऐसा ये फ्रीलांस ऑफिशियल है, फ्रीलांस कंसल्टेंट टाइप का आदमी है। फिर ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जाएगा बोरोवर के पास कि चलो कुछ बीच का रास्ता निकालते हैं, लोन का ब्याज मैं कम करवाता हूँ, तुम्हारा लोन का टेन्योर बढ़ाता हूँ, 10 नहीं 15 साल में देना, अच्छा मैं आपके लिए नया पार्टनर ढूंढ के लाता हूँ, बिजनेस पार्टनर जो कुछ पैसा इन्वेस्ट करे, फिर रिकवरी हो जाएगी। तो ऐसा वो कुछ सॉल्यूशन बनाएगा और फिर ऐसा रेजोल्यूशन प्लान लेकर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जाएगा इन लैंडर्स के पास, इनकी कमिटी के पास। कमिटी अगर अप्रूव करे तो उस प्लान के हिसाब से एग्जीक्यूट करेंगे, रिजेक्ट करे तो फिर क्या होगा, फिर नीलामी कर देंगे, देन देयर विल बी लिक्विडेशन ऑफ दिस कंपनी एंड इट्स एसेट्स। अब आप समझिए, यहाँ पर दो क्रेडिटर्स हैं, एक है एक्सिस और एक है बैंक ऑफ बड़ौदा, तो दोनों का एक कोड नहीं होगा। मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने 8 करोड़ का लोन दिया है, एक्सिस ने 2 करोड़ का लोन दिया है, तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा का वोटिंग पावर ज्यादा होगा, तो जब भी ये रेजोल्यूशन प्लान आया तो उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा ज्यादा पावर होगा उसका कि इसको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। तो मैंने आपको बताया जिन लोगों ने लोन दिया है उनको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। एफसी बैंक हो सकता है, एनबीएफसी हो सकता है, जिसने कंपनी का बॉन्ड खरीदा है उसने भी प्रकार से लोन दिया है, होम बायर भी हो सकता है। मतलब मान लीजिए कोई बिल्डर ने आपसे एडवांस में पैसा लिया कि ये मैं पूरा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा, लेकिन 2-3 साल तक उसने नहीं बनाया और फिर प्रोजेक्ट फेल हो गया, तो प्रकार से आपने भी उसको लोन दिया था, तो आप भी एक जाके फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं। ऑन द अदर हैंड, ये आईबीसी कोड में कुछ होते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, मतलब कंपनी ने उनको पैसा चुकाना बाकी है, बकाया पैसा है, जैसे कंपनी के सप्लायर, कॉन्ट्रैक्टर, एम्प्लॉइज। विजय माल्या के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए तो जो पायलट और एयर होस्टेस को उसने सैलरी नहीं दी है, वो सब किंगफिशर के कैसे हुए ऑपरेशनल क्रेडिटर, क्योंकि जब कंपनी की नीलामी होगी तो ये लोग भी आएंगे कि हमको भी पैसा दो, टू होम कंपनी वाज मनी, जिनका बकाया पैसा कंपनी ने दिया। तो देयर कुड बी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, देयर कुड बी ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। अभी ये जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं मतलब बैंक एनबीएफसी वाले, तो हाँ वो तो आईबीसी कोड में जाके शिकायत लिखा सकते हैं, पॉसिबल। ये जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं, पायलट, एयर होस्टेस, कंपनी के एम्प्लॉय, वो भी जाके कंप्लेन तो कर सकते हैं आईबीसी कोड में कि हमारा पैसा नहीं चुका रहा है। उसके बाद आप जानते हैं ये जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, वो एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाएगी कि जिन जिन लोगों का पैसा बाकी है वो सारे लोग आज आपकी कमिटी बनेगी और फिर आगे प्रोसेस चलेगी। ये जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं उसमें सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स बैठ सकते हैं, बैंक एनबीएफसी वाले, मैक्सिमम होम लोन या होम का जो एडवांस में पैसा दिया वो फैमिलीज। ये जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं वो उधर बैठ नहीं सकते कि पायलट, एयर होस्टेस सारे हमारा सैलरी नहीं चुका है हम इसमें बैठेंगे, दे डू नॉट हैव दैट पावर। वो सिर्फ वेट करेंगे कि आगे क्या सुनवाई होती है और उसमें हमारा पैसा कैसे रिकवर होकर आता है। तो आप समझिए, लेट मी जूम इन। बोरोवर है, वो पैसा नहीं चुका रहा है, एक्सिस बैंक का भी नहीं चुका है तो वो फाइनेंशियल क्रेडिटर हुआ। बोरोवर ने स्टाफ को सैलरी भी नहीं दिया एम्प्लॉय को, तो वो सब ऑपरेशनल क्रेडिटर हुए। तो इनमें से कोई भी जाके कोर्ट में केस तो कर सकता है, मतलब कोर्ट मतलब इधर कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है जिसको कहा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और वो कोर्ट में 14 डेज के भीतर कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये केस में मेरिट है कि नहीं है, इसको आगे चलाना है या नहीं चलाना है। अगर कबूल हो गया केस तो फिर क्या होगा, फिर तो जो होगा मैंने आपको एडवांस में बता दिया कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनेगी, फिर एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट होगा, फिर वो जाके रेजोल्यूशन प्लान बनाएगा, फिर ये लोग वोट करेंगे, फिर हुआ तो लिक्विडेशन होगा, वो हमने देख लिया। अब ये जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज है, मतलब फर्स्ट लेवल की कंप्लेन जहां पर आपको केस रजिस्टर करना पड़ता है, अगर कंपनियों के खिलाफ आपको केस रजिस्टर करना है तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है। तो किंगफिशर या कोई भी कंपनी जो लोन नहीं चुका रही है तो उसकी शिकायत कहां पर होगी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, फिर आगे जाके इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और उस हिसाब से काम होता है। मान लीजिए कोई इंडिविजुअल पर्सन या पार्टनरशिप फर्म है, कि मान लो कोई कोचिंग वाला जो अकेला ही सब चला रहा है और उसने भी 2 करोड़ का बिजनेस लोन लिया है, या पार्टनरशिप फर्म हो, दो जने ने मिलकर कंपनी रजिस्टर नहीं कराई, अपना छोटा सा होटल चला रहा है लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा बिजनेस लोन लिया है, तो उनके लिए फर्स्ट लेवल की कंप्लेन होती है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में, जो असल में सरफाई एक्ट वाली है, लेकिन उनको बोला तुम आईबीसी कोड का भी काम देख लेना स्टेज पर। उसके बाद आगे जो भी केस चलता है, किसी भी पार्टी को कोई प्रॉब्लम है तो सेकंड लेवल की कंप्लेन करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के ऊपर जो अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है एनसीएलटी, उसमें कंप्लेन करें, और तीसरे लेवल की कंप्लेन किधर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। क्या ये काम का मेरे हिसाब से काम का नहीं है, तो तुमने बताया क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कुछ लोग वकील गिरी घुस जाते हैं, उनको पता नहीं क्या इसमें फितूर चढ़ जाता है कि मुझे पीएचडी करना। अब जैसे कि ये जो पायलट एयर होस्टेस वाला जो केस है, ये मुझे भी नहीं पता था, फिर कोई आगे गूगल फॉर्म में कि इसका मॉक टेस्ट में सवाल आया था, वो मॉक टेस्ट मैंने नहीं बनाया, कोई तीसरे कोचिंग वाले ने बना होगा। अब उसने क्यों बनाया था, मैं सर्च करने बैठा द हिंदू में आया था कि ये वाले स्पेशल केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि पायलट और एयर होस्टेस ऑपरेशनल क्रेडिटर। भाई कौन पूछ रहा है, रियल यूपीएससी में आप देखो इतना कौन बारी बारी पूछा है, और पूछ भी रहे तो क्या ये सब आप करेंगे तो आपका सब बाकी हो गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी ऑप्शनल, नो। तो नीड नॉट वेस्ट टू मच टाइम ऑन ऑल दिस थिंग्स। एक बात हुई। सेकंड, कुछ लोगों को ये प्रश्न होगा कि भाई सरफाई एक्ट है तो आईबीसी कोड क्यों बनाया, दोनों का काम अलग है ना, इसमें तो थोड़ा सॉफ्ट अप्रोच है कि पहले वो रेजोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे, नहीं हो पा रहा तभी नीलामी होगी। सरफाई से क्या जरूरत ज्यादा हार्ड है कि स्टेज 1 पे सारा नीलामी कर दो, इसलिए आईबीसी कोड बनाया गया है। आपको तकलीफ है कि नहीं दोनों को मर्ज करा देना चाहिए, तो फिर आप प्राइम मिनिस्टर को या एमपी को लेटर लिखो, जब वो मर्ज हो जाएगा तब हम पढ़ेंगे। अभी तो ऐसा कोई प्रपोजल नहीं कि दो कानून को मर्ज किया जाए। दूसरा, मर्ज करने में तकलीफ क्या होगी, जो सरफाई एक्ट है उसमें मैंने आपको बताया 1 लाख केस पेंडिंग है। अब जो पुराने तारीख से केस चल रहे हैं, तो आप जो कानून को मर्ज कर देंगे तो उसमें बहुत सारे लीगल कॉम्प्लिकेशन, उसके लिए कुछ और लोग पीआईएल फाइल कर देंगे, तो ये भी कारण वो मर्ज नहीं करेंगे। देखिए आईबीसी में ये केस गया क्यों गया, क्योंकि आदमी लोन नहीं चुका रहा है, यानी कि वो एक इंसॉल्वेंट व्यक्ति है, उसकी सॉल्वेंसी कम हो गई। तो नॉर्मली तो यहाँ पर इसके केस चलेंगे बराबर, लेकिन मान लो ये ऐसा इंसॉल्वेंट आदमी है जिसका लोन अकाउंट 1 साल से ज्यादा एनपीए में है, और उसका सब कंपनी का हिसाब किताब देखने के बाद पता चला कि पार्शियली भी लोन चुकाने की 10 की जगह 5 करोड़ भी चुकाने की इसकी औकात नहीं है, देन इट इज नॉट अलाउड। फिर उसको आईबीसी कोड में नहीं बैठने देंगे, उस पर सीधा डंडा चलेगा सरफाई एक्ट का कि तुम्हारी सीधी नीलामी हो जाएगी, विल नॉट वेट फॉर दिस अदर रेजोल्यूशंस। एक बात है। उसी तरह जो विलफुल डिफॉल्टर है, जैसे मान लिया विलफुल डिफॉल्टर मतलब उसके पास पैसा चुकाने की कैपेसिटी है, किंगफिशर बियर बनाने की जो यूनाइटेड ब्रूरीज वगैरह कंपनी उसको बेच दे तो किंगफिशर का लोन चुका सकता है, पर नहीं चुका रहा है तो ही इज अ विलफुल डिफॉल्टर, तो उसके साथ समाधान नहीं हो सकता, इसलिए आईबीसी कोड उस पे नहीं लगेगा, उस पे सिर्फ सरफाई एक्ट लगेगा। अब यहाँ पर एक विवाद चल रहा है क्या आप चुनाव लड़ सकते हैं, क्या आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें ऐसा लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन या जो भी आरपी एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, कि आपको इलेक्शन लड़ना है देन यू मस्ट नॉट बी एन इंसॉल्वेंट पर्सन, मतलब लोन आपका कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो चुकाने के लिए आप असमर्थ है, क्योंकि ऐसा आदमी अगर इलेक्शन जीत गया तो करप्शन करेगा अपना सब, क्योंकि वो पहले से भी टाइप का आदमी है, इंसॉल्वेंट है, तो ही कैन नॉट
फाइट इलेक्शन ही कैन नॉट अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, बराबर। बट व्हाट अबाउट विलफुल डिफॉल्टर? अब हम ये कहें कि ये जो इंसॉल्वेंट है, मतलब एक प्रकार से आप कहें कि ये सड़क पे आ गया भिखारी टाइप का आदमी है, इसलिए इसको सरकारी नौकरी नहीं देना चाहिए, इसको मिनिस्टर नहीं बनाना चाहिए, वरना ये भ्रष्टाचार करेगा। माल्या क्या कहेगा, मैं तो इंसॉल्वेंट थोड़ी हूँ, मैं सड़क पे थोड़ी आया, मैं तो रिटर्न में करता हूँ, तो वो तो विलफुल डिफॉल्टर है। तो टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा है कि विलफुल डिफॉल्टर कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर बैंकर एसोसिएशन दबाव डाल रहा है कि आप ऐसा लिखवा दो कम से कम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में कि विलफुल डिफॉल्टर भी इलेक्शन का फॉर्म ना भर सके। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ बोल नहीं रहा है, वो शायद ऐसा सोच रहा होगा कि मैं क्यों ये सब में पढ़ूं, जिसको तकलीफ है सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल करे, फिर सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तब हम देखेंगे क्या ये काम का है, मेरे हिसाब से काम का नहीं है, तो तुम बता क्यों रहे हो? क्योंकि अलग अलग टाइम पे बैंकर एसोसिएशन ये मांग करेंगे, तो इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू में उनको लिखने को कोई मुद्दा नहीं बचता, तो इस पे वापस आ जाते। तो इसका कॉन्क्रीट आंसर क्या है यस या नो में? कोई आंसर नहीं है। मुझे नहीं लगता यूपीएससी इतना बाल की खाल खींचेगी भी जितना ये द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस वाले कभी कभी इसमें घुस जाते। माल्या ने 2012 से लोन चुकाना बंद कर दिया, और मैंने आपको बताया उसके पास पैसा तो चुका नहीं रहा है, तो वो एक विलफुल डिफॉल्टर है, लेकिन वो मेरे आपके कहने से विलफुल डिफॉल्टर नहीं होता। बैंक ने प्रेस स्टेटमेंट जारी करना होता है, नोटिफिकेशन देना होता है। तो 2017 में एसबीआई ने हाँ अब हमारा लंच ब्रेक खत्म हो गया है 5 साल बाद, तो अब हम अनाउंस करें कि ये तो भाई विलफुल डिफॉल्टर है। तो आरबीआई ने कहा इतनी आलस नहीं चलेगी, अब से विदिन 6 मंथ्स ऑफ डिक्लेयरिंग एनपीए, एनपीए कब डिक्लेयर होता है 90 डेज के ऊपर उसने नहीं चुका है, उसके ऊपर ये जो टाइम फ्रेम है 6 महीने के भीतर आप उसके बाद डिक्लेरेशन के बाद आपने मान लीजिए अप्रैल में डिक्लेयर कर दिया कि एनपीए है, हाँ तो उसके प्लस 6 मंथ में बोल दो कि विलफुल डिफॉल्टर है कि नहीं है। अब इधर एक और कंट्रोवर्सी चली, आदमी लोन लिया 100 रुपए का, चुका नहीं रहा है, बैंकर ने कहा ठीक है तू 90 चुका दे, जिसको हम कहते हैं हेयर कट, कि बैंकर ये बोला मैं अपने बाल कटवा लूंगा 10 रुपए का लॉस मैं ले लेता हूँ, विच इज कॉल्ड हेयर कट। अब ऐसा जो हेयर कट होता है वो यूजुअली वन टाइम सेटलमेंट में दिया जाए तो हेयर कट है, मतलब बैंकर ये कहे कि सारे 92 एक ही बार टेबल पे रख, ऐसा ना बोलना हर महीने 10 रुपए दूंगा, नो इंस्टॉलमेंट विद इन वन टाइम यू गिव मी, तो वो हुआ हेयर कट। कुछ केस में वो कहते देखो लोन रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं कि 100 की जगह तुम 90 चुकाना, लेकिन इंस्टॉलमेंट में चुकाना, अभी थोड़ा 2 महीने बाद थोड़ा, तो अगर ऐसा इंस्टॉलमेंट में चुकाने की बात है तो उसे क्या कहते हैं, लोन रिस्ट्रक्चरिंग, लोन रिस्ट्रक्चरिंग। एक तरफ हेयर कट होता है जिसको कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट भी कहते हैं, और एक तरफ होता है लोन रिस्ट्रक्चरिंग, दोनों में समझो बैंकर कुछ तो लॉस एक्सेप्ट कर ही रहा है। अब ये जो विलफुल डिफॉल्टर है जैसे माल्या, तो रिजर्व बैंक ने ये कहा कि देखो इसका भी लोन रिस्ट्रक्चरिंग तो कर सकता है कि इंस्टॉलमेंट में वो 100 की जगह 90 चुका दे, तो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर माल्या कहे कि देखो मैं सारा पैसा 100 तो नहीं चुका रहा, लेकिन 90 में वन टाइम में चुकाने को तैयार हूं, ऐसा हेयर कट कर सकता है कि नहीं? तो 2023 में आरबीआई ने कहा कि हाँ तुम हेयर कट तो कर सकते हो, कि भले तुमने कितना 2012 से लेकर अब तक नहीं चुकाया, तो कितना सारा प्रिंसिपल इंटरेस्ट बाकी होगा तुम्हारा, तो लेकिन कोई नहीं, 2023 में हम बोलते हैं कि तुम ये 100 नहीं 90 चुका दो और एक बार में चुका दो, तो सब माफ है, क्लीन स्लेट। तो आरबीआई ने ऐसा रिफॉर्म लिया। अब समझो इससे मेरे आपके जैसे लोगों को क्या होगा कि भाई हम सब बेवकूफ हैं जो टाइम पे लोन चुकाते हैं, ये इतने साल से नहीं चुका रहा फिर भी तुम इसको माफ कर रहे हो, सो दिस डिमोटिवेट्स द ऑनेस्ट लोन पेयर्स। सही बात है कि माल्या को सब माफ करने की बात है। आरबीआई का क्या कहना है भाई, उसको तो माफी करना पड़ेगा, जो भूत भाग गया उसकी तो चोटी भी या लंगोटी भी कुछ आता जाए तो बहुत बड़ी बात है। सो इफ इज नॉट गिविंग 100 90, असल में 100 के ऊपर भी समझो 36% जितना ब्याज चढ़ा हुआ इतने साल, वो ना चुका छोड़ो 90 दे दे तो भी। अब इस पे भी द इंडियन एक्सप्रेस पे अलग अलग टाइम पे काफी कॉलम्स आते हैं, शुड वी वेस्ट टाइम, द आंसर इज वी शुड नॉट वेस्ट टाइम। अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है, अनिल अंबानी के वादे हो गए कि उसका लोन अकाउंट फ्रॉड है, मतलब उसने 30,000 करोड़ का लोन लिया था ये बोल के कि मैं बिजनेस शुरू करूंगा, लेकिन उससे उसने पुराने लोन चुका दिए जो इलीगल है, क्योंकि आपने जब लोन लिया आपको डिक्लेयर करना है क्या काम का लोन ले रहा हूँ, ये तो इधर उधर से घुमा दिया पैसा। पर मैंने हैंडआउट में लिखा नहीं, क्यों? मुझे नहीं लगता सीधा कोई ऐसा एमसीक्यू पूछे कि एसबीआई ने हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन क्लासिफाइड एज फ्रॉड एज पर एसबीआई, ऑप्शन ए अनिल अंबानी, ऑप्शन बी दिस, ये तो थोड़ी एमसीक्यू बनता है। हर चीज जो अखबार में वो काम की नहीं है इकोनॉमी में तो स्मॉल साइज के लोन होते तो बैंकर आपको सीधा पास कर देता। अभी आप मान लो कि बड़ा लोन लेने जाओ 5 करोड़ का मुझे बंगला खरीदना है, तो बैंकर क्या कहेगा, तुम बोरोवर हो, तुम्हें गारंटेटर लेके आओ, कि कोई समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति या कोई रसूखदार जिसको जो जिम्मेदारी है तुम्हारे लिए, इसने नहीं चुका तो हम चुका देंगे, उसे कहते हैं गारंटेटर। अब ऐसा गारंटेटर है दो केस में चाहिए होता है, जब लोन का अमाउंट बहुत बड़ा हो या जो बोरोवर है उसका सिविल स्कोर बहुत कम हो, इसका मतलब इसकी पार्टी हो। खैर, तो जब बोरोवर लोन नहीं चुकाएगा तो बैंकर के पास पूरा लीगल पावर है सरफाइसी एक्ट में कि गारंटेटर से वो रिकवर करे, कि गारंटेटर का प्रॉपर्टी जब्त कर ले। आपके गारंटेटर ये कहा भाई मैंने तो प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखा था, तुमने गारंटी तो दिया था, तो तुम्हारा प्रॉपर्टी जब्त होगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट में केस गया। खैर इसमें भी यूपीएससी कोई सवाल मुझे लगता नहीं, पर आपको मैं जीवन वो देता हूँ कि किसी यार दोस्त का गारंटेटर मत बनना कभी। यू कैन नेवर नो, कॉलेज में जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं पूरी जिंदगी वो ऐसा ही रहेगा, गारंटेटर नहीं बनना कभी। एनीवेज, ये जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड हम देख रहे थे, इसमें छोटे मोटे और भी सुधार और चीजें समझनी है, लेकिन एक फ्रेशमेंट से समझते हैं। सो लेट अस टेक अ ब्रेक। ब्रेक में आप ये वाला क्वेश्चन इस पर सोचें, ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। Three more minutes.
टेन मोर सेकंड्स। हाँ, तो मेरे को क्या लगता है आपको, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ बैंक? वोटिंग लाइन टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। एक मिनट मुझसे गलती हो गया, फिर से करने पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। वोटिंग लाइन टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। राहुल, रजत, उत्पल, यश, देवी, अरमान, वैभव, दिव्यांश, निखिल, महावीर, राम, कस्तूब, मायूष, अंकिता, पलक, नियति, परिधि, शुभेंद्र, कुणाल, प्रांजल, क्रिश, कान्या, दिव्यांशी, श्रुति, विनायक, प्रबल, रोशनी, अभिनव, वैशाली, हंस, अर्जुन, कुशाग्र, तनिष्क, रचित, नोआ, सोनम, तेजस्वी, अमल, सोहन, विशाल, सरस्वती, अनहद, कुशाग्र, मोनिका, करेक्ट आंसर्स। अभी बैंक का प्राइमरी फंक्शन देखा था ना भाई लास्ट परसों, पैसा डिपॉजिट मिलेगा और लोन आम जनता को देगा। बाकी जितने काम है वो सब ऑक्सिलरी है, सब्सिडी देना, मतलब जैसे सरकार की कोई योजना का पैसा आपके बैंक खाते में सीधा जमा होता है, जिसको कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये तो अभी हो रहा है ना। अब समझो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के टाइम में नहीं होता था कि हम ये कहेंगे कि एसबीआई का बैंक नहीं था, वो कुछ और था। नो, तो ओनली इज करेक्ट, मेन फंक्शन पूछा है, बाकी सब इस कारण से गलत है। सब्सिडी देना बैंक का प्राइमरी फंक्शन नहीं है। आसान प्रश्न है, 94% गॉट इट करेक्ट, 6% का गलत हुआ। गलत हुआ दिल नहीं छोटा करना, पर याद रखना है आपसे कि ये इस प्रकार से यूपीएससी पूछता है। कीवर्ड क्या है, मेन फंक्शन पूछा है। असल जिंदगी में क्या है, असल में क्या, वो रियल लाइफ का ज्ञान इसमें घुसेड़ने गए होंगे कि सब्सिडी भी तो देता है भाई, बराबर है, बट प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक इज अ थियरी, इट इज नॉट करंट अफेयर्स। थियरी का प्रश्न थियरी के हिसाब से टिक करना है। नाउ आईबीसी कोड जो है उसमें छोटा मोटा समझो कोई वीडियो गेम बना या कोई मोबाइल ऐप बना, अब उसका डेवलपर ही जोरदार किस्म का नहीं है, तो क्या उसका वर्जन 1 लॉन्च करेगा, फिर उसका वापस से बीटा अपडेट 1, बीटा अपडेट, ये सब चलते रहेगा। तो आईबीसी कोड का ऐसा ही है, 6 से 7 बार इसमें चेंजेस किए गए हैं। पहले ये किया गया कि शुरुआत में ये बोला था कि अगर आपने 1 लाख का भी बिजनेस लोन नहीं चुकाया है तो आप पे केस हो जाएगा। फिर कोरोना आया तो सरकार ने देखा कोरोना में पब्लिक कहाँ चुका पाएगी, तो आत्मनिर्भर भारत रिफॉर्म्स, उसके तहत ये बोला कि देखो 2020 में कोरोना है तो 2021 मार्च तक कोई नया केस रजिस्टर नहीं होगा। मतलब आप कोर्ट में जाएंगे, ये आदमी लोन नहीं चुका है तो कोर्ट कहेगी अभी कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ, तो 1 साल तो माफ कर दिया सबको, उसके बाद केस रजिस्टर होगा। फिर ये रिफॉर्म लिया कि शुरुआत में ये था 1 लाख का भी लोन नहीं चुका है तो केस रजिस्टर होता था, अब ये रकम बढ़ा के कर दिया 1 करोड़। 1 करोड़ या उससे बड़ा बिजनेस लोन है तभी आईबीसी कोड में केस रजिस्टर होता है आपके, नहीं तो क्या होगा। अब नहीं तो डिपेंड करता है, या तो सरप्राइज एक्ट में मैटर जाएगा, या तो फिर मान लीजिए कोई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है तो उसके लिए सरकार ने दूसरी लोन गारंटी स्कीम्स निकाली है, उसमें उसका मदद किया जाता है। वो क्या है, पिलर 1D में, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक हम समझेंगे ईसीएलजीएस स्कीम वगैरह, पर अभी वो सब इधर लाके कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, वी स्टडी लेटर। अभी जो आईबीसी कोड है उसमें अलग संस्थाएं होती है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ऐसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो इस कोड को क्रियान्वित करती है। इसका चेयरमैन होता है, मेंबर्स होते हैं, और ये किसके नीचे आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे नहीं आता है। मेनली तो आईबीसी कोड किसके लिए है, कंपनियों के वास्ते, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उसके नीचे ये संस्था काम करती है। और आईबीबीआई ये क्या काम करते हैं, कानून का पालन कराते हैं इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का। तो दे मॉनिटर एंड इशू गाइडलाइन फॉर स्मूथर एक्जीक्यूशन ऑफ दिस लॉ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए माल्या का केस है और माल्या अपने बेटे सिद्धार्थ माल्या को कहे कि तू या जाना और तू कहना कि तू मेरा न्यू पार्टनर बनेगा और हम इसको रिकवर करेंगे, बोल के हम और 3 साल का इस तरह छूट ले लेते हैं वगैरह, तो दैट इज नॉट अलाउड। ऐसे सभी रूल्स बनाएगा ताकि स्मूथ एक्जीक्यूशन होता रहे। दूसरा, आपको डॉक्टर बनना है, नेशनल मेडिकल कमीशन से लाइसेंस लेना पड़े, आपको लॉयर बनना है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया या उसके नीचे जो स्टेट लेवल की बॉडीज है उनसे लाइसेंस लेना पड़े। तो ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, जो ये सब मानवी का काम करते हैं, इनको भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, एग्जाम पास करनी पड़ेगी। तो समझो आईबीबीआई ये जो संस्था है, ये ना तो यूपीएससी है ना स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ना इसके पास इतना स्टाफ है ना एक्सपर्टीज की वो ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए और लोगों का एग्जाम लेके उनको सर्टिफिकेट दे। तो ऑलरेडी जो ऐसा काम का अनुभव रखते हैं, जैसे आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो उसकी कौन सी बॉडी है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीआई, उसके नीचे जो भी एग्जाम होते होंगे लाइसेंस मिलते होंगे। उसी तरह कंपनी सेक्रेटरी बनना है तो उसकी अलग संस्था है, कॉस्ट अकाउंटेंट बनना है उसकी अलग संस्था है। तो आईबीबीआई ने देखा कि देखो ये लोग हैं, उन्हीं को मैं बोल देता हूँ कि आप ये बच्चों का या जो प्रोफेशनल है उनका ट्रेनिंग कर दो, उनका एग्जाम ले लो, उनको लाइसेंस दे देना। तो ये जो नीचे और 3 संस्थाएं, इनको क्या बोला जाएगा, दे आर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। उनका काम क्या है, ट्रेनिंग, एग्जाम और रजिस्ट्रेशन करना, ये सब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स का। तभी बैंक और एनबीएफसी को बोला गया कि जब भी आप लोन देते हो उसका डेटा एक पोर्टल पे जमा करना है, उसको कहेंगे इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी। अभी इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी कौन चलाता है, एक एनईएसएल कंपनी है, आईबीबीआई ने उसको काम सौंपा है, और सभी बैंक और एनबीएफसी के लिए कंपलसरी है कि उन्होंने सारा लोन का डेटा इधर चुकाना होगा। तो दैट इज आईबीबीआई। मुझे 2 मिनट दीजिए, मुझे दरवाजा बंद करना हो। कुछ बार फालतू पब्लिक घूमने निकल जाती है सैयारा टाइप की, हाँ ये करके एग्जाम की तैयारी करो यार। एनीवे, सो नेक्स्ट टॉपिक इज आईबीसी प्रीपैक। ये क्या है समझते हैं। देखिए, जो अब तक मैं आपको बता रहा था आईबीसी कोड, उसमें मान लीजिए किसी कंपनी ने लोन नहीं चुकाया तो जो लैंडर है वो कंप्लेन करेगा, उसके बाद कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनेगी और फिर इस लोन का जो भी रिस्ट्रक्चरिंग करना है, लिक्विडेशन करना है, ये पूरी चीज की डेडलाइन रहती है 330 डेज। 303 डेज में ये 330 में ये प्रोसेस कंप्लीट करो। अगर नहीं हो पाती तो फिर सीधा इसका लिक्विडेशन यानी नीलामी करनी है। तो जो पूरी प्रोसेस इसको क्या कहा जाता है, आपका आईबीसी कोड है बराबर है, लेकिन टेक्निकली इसको बोला जाता है आईबीसी कोड की कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस यानी सीआईआरपी। फुल फॉर्म भी नहीं याद रखना, शॉर्ट फॉर्म भी याद नहीं रखना है। लेकिन आप समझो 330 दिन तक तो केस चलेगा ना। अब जितने दिन केस चलेगा, और अगर बड़ी कंपनी है तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस उसका कुछ ना कुछ लिखते रहेंगे, आज ये केस में ऐसा हुआ, आज मीटिंग में ऐसा हुआ, तो बहुत सारी नेगेटिव पीआर हो जाएगी। अब मान लीजिए वोल्टास या वीडियोकॉन, इनका केस चलाओ, रोज नेगेटिव पीआर हो रही है, आप एक कस्टमर के रूप में सोच रहे हैं मुझे टीवी या फ्रिज खरीदना है, तो आप तो नहीं खरीदेंगे कि भाई ये तो कंपनी का केस चला है 10 साल बाद, क्योंकि फ्रिज वाले आजकल क्या बेचते हैं कि हमारा जो कंप्रेसर है उसमें 10 साल की वारंटी है, लेकिन अगर उसका केस चले तो आपको डाउट में आ जाएंगे 10 साल की कंपनी रहेगा कि नहीं। तो नेगेटिव पीआर विल अफेक्ट द सेल्स। तो जैसे ही केस चालू हुआ तो समझो नेगेटिव पब्लिसिटी चालू। तो क्या होना चाहिए कि पर्दे के पीछे चुपचाप ही वो आपस में समझ रहे हैं उनको जो समझना है, और मीडिया कवरेज और पूरा कोर्ट में फॉर्मली चीजें रजिस्टर ना की जाए, तो उसे क्या कहेंगे, प्री पैकिंग। प्री पैकिंग का मतलब क्या है, जो बॉरोवर है मान लीजिए वीडियोकॉन, वो इनफॉर्मली या डिस्क्रिप्टली, मतलब छुपा छुपा के चुप रह के मीडिया और कोर्ट में ना जाके जो भी उसके लैंडर्स हैं उनके साथ एक समझौता कर ले बिफोर अप्रोचिंग दिस आईबीसी कोड या एनसीएलटी प्रोसेस।
मतलब वो तो स्टेट बैंक अब जैसे उसको धमकी देगा कि भाई चल मैं जा रहा हूँ कोर्ट में, तो वीडियो कॉल उसको रोक लेगा, नहीं आप रुक जाओ, और हम समझ लेते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, प्रीपैक। प्रीपैक से क्या फायदा है कि तेजी से कॉन्फिडेंशियली काम खत्म हो जाएगा, नेगेटिव पीआर नहीं होगी। और ये सिस्टम ब्रिटेन और अमेरिका में तो है, भारत के अंदर इसको आईबीसी कोड में पीछे से इंप्लीमेंट किया गया, लेकिन अभी ये सिर्फ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए है। मतलब इसकी भी कुछ प्रोसेस होगी, समझो कि प्रीपैक है, फिर वो लटका नहीं सकता कि हाँ नेगोशिएट करते हैं लेकिन फिर कुछ करेंगे, उसमें मान लो ऐसा लिखा कि 90 डेज में तुमने निपटारा, आपस में समझ लेना होगा, नहीं समझे तो फिर इधर केस जाएगा वगैरह। तो एक लाइन में याद रखना है प्रीपैक क्या है, फॉर्मल केस चलाने से पहले पर्दे के पीछे बिहाइंड द कर्टेन दे ट्राई टू वर्क आउट द रेजोल्यूशन। उससे ज्यादा उसमें पीएचडी करनी नहीं है, ये मुद्दा भी अब धीरे धीरे आउटडेटेड हो गया। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, हमने देखा कि एसबीआई ने बोल दिया है ये अनिल अंबानी का तो फ्रॉड अकाउंट है ये, तो वो भारत में इसकी प्रॉपर्टी जब्त कर सकता है हाँ, लेकिन क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूएसए में अनिल अंबानी का फार्म हाउस जब्त कर सकता है? प्रेजेंटली उसे अमेरिका की कोर्ट में जाके केस लड़ना होगा, परमिशन लेनी होगी। अगर ये ऐसा ही स्मूथली होता कि एक ही लेटर या फैक्स भेज दे और सीधा काम हो जाए, तो हम क्या कहें, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी काफी स्मूथ है भारत में, पर अभी नहीं है। रिवर्स इज आल्सो ट्रू कि बैंक ऑफ अमेरिका से जेफ बेजोस ने लोन लिया हुआ नहीं चुका है, तो क्या बैंक ऑफ अमेरिका उसका बेंगलुरु का अमेज़न ऑफिस जब्त कर सकता है? जब नहीं, उसने बेंगलुरु कर्नाटक हाई कोर्ट में आके वापस केस लड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी ठीक नहीं है। तो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी मतलब क्या, स्मूथली विदेश की भी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सके, देन वी से इट इज एप्लीकेबल। तो प्रेजेंटली इसमें तकलीफ ये है कि आईबीसी कोड में लिखा तो है ये सब के लिए, लेकिन सरकार ने उन रूल्स को नोटिफाई नहीं किया है। समझो कानून बनना काफी नहीं है, जैसे भारतीय न्याय संहिता बना इंडियन पीनल कोड को हटा के, तो डे 1 से लागू नहीं हुआ, वो सरकार बोले इस तारीख से लागू होगा, उसके बाद लागू हुआ है। तो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी अभी लागू नहीं हुई, कभी सरकार बोलती करेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे भी होना बाकी है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि यूनाइटेड नेशन की कोई संस्था ने एक मॉडल मतलब आदर्श कानून बनाए, यूनिसिट्रल मॉडल लॉ, उसमें सब लिखा है क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी में ऐसा करना है, तो भारत सरकार उसको कॉपी करके नया एक स्पेशल कानून बना दे, तो भी काम हो सकता है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे बोलता है। लेकिन क्या ये इतना काम का है? नहीं, बस एक लाइन में पढ़ लिया वो काफी है। इसमें कमिटी है, इंजेती श्रीनिवास कमिटी। अभी वो मेरे ख्याल से तो हिंदू ने उस पर इतनी पीएचडी थीसिस इतने आर्टिकल लिखे, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि भाई ये जीएसटी या ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट है, ये सब फर्जी बात है, मेन चीज सिर्फ यही एक चीज है, बट दैट इज नॉट द केस। इंजेती श्रीनिवास का नाम है तो लोड नहीं लेना है, वो बेकार सी चीज है जिसको फालतू की कवरेज मिल रही है। बेसिकली वन लाइन में ये क्रॉस बॉर्डर और इस सब की बात करता है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आने से कुछ फायदे हुए हैं, ऐसा लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे ने कहा। जो एक दो चीज हमको फिल्म में याद रखनी है, फॉरेक्स हेजिंग बढ़ा है, बॉन्ड क्रेडिट स्प्रेड कम हुआ है, ये क्या समझते हैं? कार की टक्कर हो जाए, आपका लॉस हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इंश्योरेंस खरीदेंगे। तो ये एक बात है। अब मान लीजिए आपका बिजनेस ऐसा है कि आप आसाम से चाय खरीदते हैं प्लांटेशन से, उसको प्रोसेस करके वाघ बकरी चाय बनाते हैं और फिर मुंबई के शिपिंग पोर्ट से आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या उल्टा भी हो सकता है, इंपोर्ट आप कर रहे हैं बाहर से क्रूड ऑयल, फिर उसको रिफाइन करके पेट्रोल बनाते हैं और इधर बेचते हैं, या बाहर से डायमंड मंगाते हैं, अनकट डायमंड्स, और फिर पॉलिश करके आप बेच रहे हैं। अब ऐसा कोई भी आप धंधा करेंगे तो तकलीफ हो सकती है कि कभी $1 की 75 है, कभी 85 है, करेंसी फ्लक्चुएशन होते रहता है, तो डिपेंड करता है आप इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट, आपका लॉस हो सकता है। तो आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, तो आपका इंश्योरेंस खरीदना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, फॉरेक्स हेजिंग। स्पेलिंग मेरे ख्याल से गलत गया, हेजिंग ऐसा होना चाहिए। फॉरेक्स हेजिंग मतलब क्या, अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने घर मकान को प्रोटेक्ट करने के लिए, आप गार्डन के बाहर जो बाउंड्री बना देते हैं उसे कहते हैं हेजिंग। अभी आईबीसी कोड आने से पहले ये जितने ऐसे इंपोर्टर एक्सपोर्टर थे वो काफी टशन में चलते थे कि हम तो कुछ फॉरेक्स हेजिंग नहीं करेंगे, क्योंकि फालतू में इसका 5 लाख रुपए हेजिंग करने का मतलब कि आप किसी बैंक या एनबीएफसी के पास जाएंगे, उसको फीस देंगे कि देखो ये डॉलर का भाव 75 की जगह 85 हो जाए, तो मेरा लॉस कवर करने के लिए आप मुझे प्रोटेक्ट करना और मैं आपको इंश्योरेंस की फीस दे रहा हूँ। अब ये फीस भी तो लगती होगी ना कि 100 करोड़ का बिजनेस प्रोटेक्ट करने के लिए वो 5 करोड़ मांगेगा आपसे, बैंक एनबीएफसी वाला, फॉर फॉरेक्स हेजिंग। तो पहले ये सब व्यापारी ऐसा कुछ प्रोटेक्शन लेते नहीं थे, क्यों इसकी फी बढ़िया 5 करोड़, भले हमारा धंधा चौपट हो जाए, हम लोग नहीं चुका पाए, तो सरपाई से में क्या है, वो 1.5 लाख रुपए भर के डायरेक्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में केस चलाएंगे ना 2-3 साल, तो हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं लेना है। लेकिन अब आईबीसी कोड में तो ऐसा है कि 330 डेज में केस निपट जाएगा, अब नहीं निपट पाए तो फिर सीधी नीलामी हो जाएगी। तो अब देखो ये सब लाइन पे आ गए कि हाँ भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा है तो फॉरेक्स हेजिंग तो करना पड़ता है, वरना बिजनेस लॉस हो जाएगा हमारा करेंसी फ्लक्चुएशन में, तो हम लोग नहीं चुका पाएंगे, 30 डेज में हमारी कंपनी हमारे हाथ से चली जाएगी। तो आईबीसी कोड हैज हेल्प्ड इंप्रूविंग द फॉरेक्स हेजिंग अमंग द इंडियन बिजनेसमैन, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे बोलता है, तो हमको याद रखना है, एमसीक्यू में टिक करना है। तो फॉरेक्स हेजिंग इज इंक्रीज दैट्स इज फर्स्ट थिंग। दूसरा उसने कहा बॉन्ड्स क्रेडिट स्प्रेड्स हैव रिड्यूस्ड, समझते हैं सरकार को लोन चाहिए, हम आगे देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करेगी, कंपनी को लोन चाहिए, अपने बॉन्ड इशू करेगी। बॉन्ड के अंदर आप बॉन्ड यील्ड भी समझते हैं कि बिले मास्टर ने 100 रुपए का सरकारी बॉन्ड खरीदा, 8% इंटरेस्ट है, 1 साल के बाद उसको 108 मिलने थे, लेकिन उसको अर्जेंसी आ गई तो उसने 2 महीने में जेठालाल को सस्ते में 90 में बेच के भाग गया, तो जेठा का प्रॉफिट क्या होगा, उसने 90 इन्वेस्ट किया, सरकार ने उसको 108 वापस किए, तो ये तो जो भी मान लो 20% प्रॉफिट हो जाएगा, 20% प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये क्या है, बॉन्ड यील्ड है। ऑलरेडी हम ओपन मार्केट ऑपरेशन के साथ पिलर 1 2 में ये समझ चुके हैं। अब आप समझो कि अगर भारत सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर 8.50% ब्याज दे रही है, तो फिर रिलायंस अपने बॉन्ड इशू करेगी और उस पे सिर्फ 8% ब्याज देगी, तो कोई इन्वेस्टर आएगा कि नहीं? नहीं आएगा, क्योंकि वो कहेंगे सरकारी बॉन्ड ज्यादा सेफ होते हैं, तुम तो रिस्की हो। तो मुकेश अंबानी ने क्या 11% 12% ऐसा अपना बॉन्ड का इंटरेस्ट चुकाना होगा, तभी कोई इन्वेस्टर अट्रैक्ट होगा। हाँ, तो बॉन्ड क्रेडिट स्प्रेड क्या है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी की यील्ड या इंटरेस्ट या प्रॉफिट कितना है, मान लो 8, कॉर्पोरेट बॉन्ड का कितना है, मान लो 10, तो दोनों के बीच गैप कितना है 2, तो इसे हम क्या कहते हैं, बॉन्ड क्रेडिट स्प्रेड। अब आईबीसी कोड आने से पहले ये होता था कि अगर सरकार गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे 8% ऑफर कर रही है, तो सारे इन्वेस्टर क्या सोचेंगे, ये कंपनियां बहुत ज्यादा रिस्की है, बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि सरप्राइज एड में तो 2-3 साल तक केस चलेगा, हमें पैसा वापस आने का कोई गारंटी नहीं है, इसलिए वो उम्मीद करेंगे कि तुम हमें ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर करो। सो कंपनीज वर फोर्स्ड टू ऑफर वेरी हाई इंटरेस्ट रेट व्हेन इशूइंग बॉन्ड्स, तो 18% अगर ऑफर करे, तो यहाँ पर बॉन्ड क्रेडिट स्प्रेड कितना हुआ, 18 - 8 तो 10 हुआ। तो पहले ये जो बॉन्ड क्रेडिट स्प्रेड थे वो काफी हाई थे आईबीसी कोड आने से पहले। अब क्या है कि सब इन्वेस्टर को भी आज आश्वासन है कि भाई 330 डेज में तो केस निपट जाएगा आईबीसी कोड में, तो रिस्क कम है। इस कारण से अगर कोई कंपनी 18 की जगह 10% इंटरेस्ट ऑफर करके भी अपना बॉन्ड इशू करे, तो भी इन्वेस्टर सोचते हैं चलो सेफ है, हम खरीद लेंगे, और गवर्नमेंट अपना इंटरेस्ट जो था वो 8% हम ऑफर करें, तो अब कंपनी चाहे सस्ता ब्याज करके भी बॉन्ड इशू करती है, तो कुछ इन्वेस्टर खरीद लेते हैं ये सोच के कि हमें तो लीगल प्रोटेक्शन तो मिला ही है ना आईबीसी कोड के अंदर। तो अभी आप बॉन्ड क्रेडिट स्प्रेड मतलब दोनों के बीच का गैप देखो, 10 - 8 कितना हुआ, 10 - 8 कितना होगा, 2%। तो इसलिए जो बॉन्ड्स क्रेडिट स्प्रेड है ये रिड्यूस हो गए। इसको और एडवांस भी आप समझ सकते हैं कि समझो ये तो यील्ड का डिफरेंस है ना, तो यील्ड तो जितना सस्ते में बेच के भागता है ये और हाई हो जाता है, लेकिन आजकल यील्ड इतना स्पाइक नहीं होता या बहुत बढ़ नहीं जाता, क्योंकि इन्वेस्टर ठहर के बैठते हैं, समझो यील्ड कब बढ़ जाता है, लेट मी गो कि बिले मास्टर पैनिक होके 100 रुपये में खरीदा हुआ माल 90 में बेच रहा था,
तो यील्ड बढ़ गया 20, 80 में बेच के भागता 35। तो पहले तो ये होता था सरप्राइज कोड के जमाने में, सरप्राइज चेक के जमाने में कि इन्वेस्टर पैनिक करके भाग जाएंगे तो बॉन्ड का यील्ड काफी हाई हो जाएगा। अब ऐसा नहीं होता, वो ठहर के बैठते हैं। इसलिए दी बॉन्ड क्रेडिट स्प्रेड हैज रिड्यूस्ड। बस एक लाइन में याद रखना, उसका बाद मैथ्स में घुसने का मतलब नहीं। आगे कुछ फ्यूचर सजेशन भी इकोनॉमिक सर्वे देता है। इकोनॉमिक सर्वे पाके आईबीसी कोड में बहुत सारी फालतू की कंप्लेन आ रही है। मैंने आपको बताया कि कैसे पायलट एयर होस्टेस से भी कंप्लेन कर सकते हैं कि हमारी सैलरी नहीं आई, लेकिन उसका कुछ टर्म्स कंडीशन होना चाहिए। अभी मान लो कोई बहुत बड़ी कंपनी है और कोई उसको सप्लाई कर रहा है पेन पेंसिल और स्टेशनरी और 1000 रुपए का बिल नहीं चुकाया है, उसका कुछ लफड़ा चला है कि तुम्हारा पेन स्टेशनरी बेकार था इसलिए नहीं दे रहा हूं, और फिर वो आईबीसी कोड में चला जाए, तो प्रीवियस कंप्लेंट्स बढ़ रही है। दूसरा, नॉर्मली जो कोर्ट केस आपने फिल्मों में देखे उसमें क्या होता है कि जो भी उसका डिफेंस लॉयर होता है, सरकारी वकील होता है, आपस में लड़ते हैं। खासकर जब हीरो ही लॉयर हो, जो एलएलबी टाइप का, तो बहुत ज्यादा लड़ते हैं। हर एक बात पे आई रेज दिस ऑर्डर, उसको स्टे करो, ये करो। आईबीसी कोड का ऑब्जेक्टिव वो है ही नहीं कि फिल्मों की तरह लड़ना है। इट इज मेंट टू बी अ नॉन एडवर्सरियल प्रोसेस। इंश्योरेंस प्रोफेशनल अपना काम कर रहा है, लेकिन इधर भी क्या कंपनी वाला अपना एक वकील लेके आ जाएगा, फिर वो और कोर्ट में जाके नए लफड़े करेंगे। तो ये सबको रोकने की लिए और सुधार करने की जरूरत है। बजट ने भी कुछ कदम उठाए। ये जो एनएबी एफआईडी संस्था है जो हमने पिलर 1B1 में देखी थी, ये कौन सी 5वीं आईफाई बन चुकी है, वो एक पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट फैसिलिटी बनाएगी। वो ऐसा कि अदानी 100 करोड़ का लोन लेने जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा से, तो एनएबी एफआईडी अपनी तरफ से कहेगी कि नहीं हम गारंटी लेते हैं 20 करोड़ इसको एक्स्ट्रा दे दो, तो 120 करोड़ का लोन पास हो जाए। तो ऐसी पार्शियल क्रेडिट एनहांसमेंट फैसिलिटी बनाई जाएगी। मित्रों, आप सैलरी एम्प्लॉई है, आपका तो सिविल स्कोर काफी आसानी से बन सकता है कि मेरा कंपनी का सैलरी स्लिप देख लो, मैं इतना महीने का कमाता हूँ, मेरा क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट देख लो, ये वो। लेकिन गांव वालों के पास तो ऐसा सब नहीं होगा, इसलिए उनका सिविल स्कोर निकालना मुश्किल हो जाता है। इस कारण से बैंक उसका लोन पास करने से हिचकिचाते हैं। उसी तरह सेल्फ हेल्प ग्रुप कि गांव के 10-15 लोगों ने मिलकर अपना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, आचार पापड़ अगरबत्ती कुछ बेचना चाहते हैं, तो उनका भी किधर सिविल स्कोर बनाओगे आप? तो उनके लिए तो अलग जात का मैट्रिक्स बनना चाहिए। तो हमें ग्रामीण क्रेडिट स्कोर नाम की नई चीज लेके आएंगे। फिर एक सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री बनाएंगे। तो उससे फायदा क्या हो सकता है अभी आप समझो। एसबीआई में आपको खाता खोलना है, वो कहेगा केवाईसी करो, मतलब आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड ये सब दो। फिर एक्सिस में आपको दूसरा खाता खोलना है, वो वापस पूरी प्रोसेस कराएगा। जबकि ये होना चाहिए कि भाई एसबीआई ने कर दिया है तो तुम उसी से मांग लो, ऑनलाइन कॉपी कर लो, खेल खत्म। तो ऐसी सेंट्रल केवाईसी नो योर कस्टमर वाली जो डेटाबेस हम बनवाएंगे। बहुत सारी न्यूज जनरल नॉलेज की चलती है, उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक न्यू कोऑपरेटिव बैंक है, उसके माध्यम से आरबीआई ने उसको अपने ऑफिसर वहां लगा दिए। फिर हम आगे देखेंगे डीआईसीजीसी नाम की संस्था है। बैंक में आपका डिपॉजिट का पैसा था, बैंक बंद हो गया तो 5 लाख रुपए तक भी वापस करते हैं। अब सरकार सोच रही है इसको बढ़ा के 10-12 लाख करते हैं, और वो जब होगा तब देखेंगे, अभी तो नहीं हुआ है। तो आईबीसी कोड हमने देखा, उसमें प्रीपैक, उसका बोर्ड, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। आखिरी 2 मुद्दे जो हैं, लिक्विडेशन। लिक्विडेशन मतलब क्या? कंपनी को बंद करना, और कंपनी को बंद करना और उसकी सारी प्रॉपर्टी एसेट्स की नीलामी करना। अब ऐसी जो लिक्विडेशन है इनवॉलंटरी भी हो सकती है, अनिच्छा से। आपकी इच्छा नहीं, अनिल अंबानी की कोई इच्छा नहीं कि मेरी कंपनी की नीलामी हो, पर करनी पड़ेगी क्योंकि सरप्राइज एक्ट, आईबीसी एक्ट है, उस हिसाब से चलेगा। कुछ बार तो लिक्विडेशन समझो एक तो हो सकता है इनवॉलंटरी, आपकी मर्जी के बिना। कुछ बार ये हो सकता है वॉलंटरी लिक्विडेशन, आप खुद ही कहें कि मेरा ये जो धंधा है वो ठीक नहीं चल रहा और मुझे इसको बंद करना है। तो आप समझिए ये कोई आपका इंस्टाग्राम या यूट्यूब का प्रोफाइल नहीं है कि मन मर्जी हो तो बंद कर दो। आपने बहुत सारे एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने अपने स्टाफ को जितनी सैलरी दी है उसमें जो भी टैक्स और टीडीएस काटने थे हमने काट दिए हैं, हमारा कोई जीएसटी का मामला पेंडिंग नहीं है, हमने अपने स्टाफ की सैलरी में से कुछ पैसा ईपीएफ और ईएसआईसी में उनके इंश्योरेंस पेंशन के लिए कंट्रीब्यूट करना था, वो मैंने कर दिया है, कोई मामला पेंडिंग नहीं है। ये सब क्या है, हम लोग सेकंड पिलर में ईपीएफ पिलर 1D नेक्स्ट वीक समझेंगे। तो कंपनी का जो मालिक है उसने जब कंपनी बंद करनी है तो यूट्यूब चैनल जैसा नहीं तुरंत डिलीट कर दिया, ये सभी डिपार्टमेंट से उसमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी लाने पड़ते हैं। अब ये एनओसी कब मिलेंगे? आपको क्या लगता है कब मिलेंगे? वो डिपेंड करता है, आप उस बाबू को टेबल के नीचे जितना पैसा खिलाओगे तो जल्दी एक दिन में बन जाएगा, नहीं तो 2 साल तक भी नहीं बनते। तो भारत में वॉलंटरी लिक्विडेशन मतलब लोन का तो केस है ही नहीं, आपको खुद ही कंपनी बंद करनी है तो भी आपको 2 साल लग जाएंगे एनओसी लाते लाते। तो ये सब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। तो सरकार ने कहा देखो एक नई संस्था बनाते हैं, सीपेस, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, जिसकी कोशिश होगी, मान लो होगा ये कि एक वेबसाइट ये लोग बना देंगे, जिसको कंपनी बंद है वो उधर जाके अपना लिख देगा मुझे कंपनी बंद करना है, और फिर वो सीपेस ऑर्गेनाइजेशन सभी डिपार्टमेंट को लेटर भेज देगा और उनको डेडलाइन देगा कि विदिन 15 डेज या विदिन 6 मंथ्स 0.5 ईयर्स आप हाँ या ना में जवाब दे दो ताकि कंपनी का डिसीजन फाइनल हो जाए। तो ऐसा एक नया सेंटर बनाया जाएगा, ऐसा भारत सरकार ने बजट में बोला, टू हेल्प फास्टर वॉलंटरी लिक्विडेशन। एआई की मदद से बैंकिंग में बहुत सारे काम हो सकते हैं, चाहे पब्लिक का लोन अप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है, एनपीए को रोकना है। अब वो सारे मुद्दे वो ज्यादातर मेंस के लिए काम किए, तो मेंस के लेक्चर में देखेंगे जो 28 अगस्त के बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे। अभी कुछ अलग अलग डेटाबेस बनाए जाएंगे ताकि ये सब बोरोवर्स को ट्रैक किया जा सके। ऐसे मुद्दे आएंगे, एक एक लाइन के मुद्दे। पहले कंसेप्ट समझना है इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री। ये आप देखिए, ये सिमेट्रिक है। अब एक ऊपर एक नीचे होता है, विषमता है। तो समझो एक तरफ जो बैंकर है वो नहीं जानता माल्या कैसा कैरेक्टर का आदमी है, सिर्फ उसकी बैलेंस शीट उसको पता है, लेकिन माल्या को सब पता होगा कि तुम्हारा बैंक में कौन मैनेजर है, वो कितना करप्ट है। तो इस कारण से ये लोग सब अपने लूपहोल निकाल देते हैं। बैंकर क्या चाहता है कि देखो हमें अनरिलायबल लोगों को लोन वैसे तो देना नहीं, लेकिन एटलीस्ट हमको पता चल जाए वो अनरिलायबल है तो हम उसको लोन देते वक्त रिस्क फैक्टर ऐड करके ज्यादा उस पर ब्याज चार्ज करें। लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, एसिमेट्री है, विषमता है। तो विषमता कम करने के लिए क्या है, अगर इंडिविजुअल बोरोवर है तो उसका सिबिल स्कोर वगैरह निकालेंगे तो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी है। अगर कोई कंपनी का बॉन्ड इशू हो रहा है तो उसके लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, A2D वगैरह उसको ग्रेड देंगे, स्टैंडर्ड बोर्ड, मूडी वगैरह। तो ये सब चल रहा है। अब भारत सरकार ने ये सोचा, चाहे एक इंडिविजुअल है, मैं या आप या अदानी हमारी कोई कंपनी है, ये सबका लोन का डेटाबेस आरबीआई के पास चला जाए कि पहले कितना लोन लिया था, चुकाया था कि नहीं, कितनी उसने प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, कितना इनकम टैक्स जीएसटी भरता है, प्रॉफिट लॉस कितना करता है, ये सारा डेटा आरबीआई की मदद से जुटाया जाए, जिसे हम नेशनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्री एनएफआईआर। इससे क्या फायदा, फिर नेक्स्ट टाइम जब भी मैं लोन लेने जाऊँ एसबीआई एक्सिस कहीं पर, वो सीधा मेरा उस डेटा सेट से नाम चेक करके पास या फेल कर दे मुझे। अब ये एक समझ लिया, तो ऐसे 25 और भी हैं, सबके मैं नाम नहीं पढ़ रहा, वो समझो ऐसे मिलते जुलते अलग अलग टाइम पे सरकार ने, आरबीआई ने, अलग अलग संस्थाओं ने बहुत सारे पोर्टल और डेटा सेट्स बनवाए हैं, वो हैंडआउट में दिए हैं। जितने याद है ठीक है, नहीं याद रहे तो दूसरे टॉपिक तैयार करो। क्रेडिट अप्रेजल, किसान ने लोन के लिए अप्लाई किया तो बैंकर तुरंत थोड़ी पास किया, वो लोन को चेक करेगा, एप्लीकेशन को, तुम्हारा आधार कार्ड केवाईसी करेंगे, कितनी जमीन के मालिक हो, वो जमीन पे खेती होती है या पार्टी प्लॉट है, उसका सैटेलाइट मैप देखेंगे, डेयरी से कमाते, अच्छा अमूल से तुम पासबुक अपनी प्रिंट करा के लाओ, डेयरी में कितना जमा किया, पुराने कितने लोन बाकी है। फिर हम लोग पिलर 4 में देखेंगे, ऑनलाइन पोर्टल है इनाम, वहाँ किसान अपना सब एग्रीकल्चर का माल ऑनलाइन बेच सकता है, तो उधर की रसीद तो लेके आओ, कितना कमाते हो। वेयर हाउस में तुमने अगर अपना गेहूं चावल स्टोर किया उसकी रसीद लेके आओ।
तो अब ये इतनी सारी रसीद किसान एक तो लाएगा कहाँ से, और अगर बैंकर खुद भी जमा करने जाएगा तो उसको 15 दिन लग जाएंगे। तो क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जाए जहां पर ये सारा डेटा अवेलेबल होता कि जल्दी जल्दी बैंकर इस लोन एप्लीकेशन का क्रेडिट अप्रेजल कर सके। तो आरबीआई ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, उसे कहते हैं आरबीआई का यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, यूएलआई। सरकारी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई वगैरह, किंगफिशर ने लोन नहीं चुका है, तो इसका जो प्लेन इन्होंने जब्त किया होगा उसकी ऑनलाइन नीलामी के लिए एक पोर्टल बना देते हैं जिसका नाम है बैंक नेट। और ये कौन चलाता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक नेट, जहां पर सरकारी बैंकों के जो भी ऐसे एटेड प्रॉपर्टी उसकी नीलामी होती है। ऐसे और भी 25 आपके पोर्टल है, वो आपके हैंड आउट में दिए, 20 मिनट पढ़ के खत्म करो, 40 मिनट उसके लिए मुझे लेक्चर नहीं खींचना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। देखिए विजय माल्या, नीरव मोदी, ये सबको मैं और आप जानते हैं, तो भारत में तो कोई बैंक इसको लोन पास नहीं करेगा, और ये लोग तो बाकी चलेगा ना ब्रिटेन में। ब्रिटेन में थोड़ी पता है उनके लोगों को कि कैसे आदमी है, तो उनको क्या ही पता चलेगा। अब विजय माल्या या नीरव मोदी ब्रिटेन की बैंक से लोन के लिए अप्लाई करे तो वो तो शायद पास भी कर देंगे। तो जैसे अपना इधर लोकल आधार कार्ड है, लोकल पान कार्ड है, पासपोर्ट नंबर है, ऐसा इंटरनेशनल एक नंबर होना चाहिए ताकि ऐसे बदमाश लोग किसी भी देश में जाए वो ब्लैक लिस्टेड ही रहे। तो ऐसा जो नंबर बनेगा उसको कहते हैं लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, LEI। वैसा कि किंगफिशर कंपनी है, इसके पीछे इसके मालिक प्रमोटर सब होंगे, तो उनके कोई तो पासपोर्ट, आधार कार्ड, पान कार्ड होंगे। तो अब किंगफिशर ने एक नया नंबर लेना पड़ेगा जिसको हम कहें LEI नंबर, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। और जब वो लोन के लिए अप्लाई करे तो उसने ये नंबर लिखना पड़ेगा। तो जैसे वो नंबर लिखेगा क्या होगा, बैंक एनबीएफसी चाहे भारत में, ब्रिटेन में, यूएस में, नेदरलैंड में, वो चेक करेगा, अच्छा LEI नंबर है तो उसके पीछे लिंक तुम्हारे कितने प्रमोटर, उसका पासपोर्ट, आधार, पान कार्ड क्या है, उनका क्या इतिहास है, और फिर उन लोगों को वो ब्लैक लिस्ट कराया है, तो हम तुम्हारी भले नई कंपनी तुम बना लोगे तब भी तुम्हें हम नई लोन पास करेंगे। तो ऐसा ग्लोबल लेवल का आधार कार्ड बनाने की कोशिश है, उसको हम कह रहे हैं लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, जो असल में कंपनियों ने ये नंबर लेना है। बस एक लाइन याद रखना है, बहुत ज्यादा उसमें दिमाग नहीं खर्च करना है। लंदन में किया कैमडेन। कैमडेन में समझो जैसे भारत की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ऐसी अलग अलग देशों की संस्थाएं होंगी, उन सबने एक अपना इन्फॉर्मल ग्रुप बनाया है, कैमडेन एसेट रिकवरी इंटेलिजेंसी नेटवर्क, यानी केआरई नेटवर्क। उसका काम क्या कि मान लिया देश छोड़ के भाग गया तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच करनी है, उसको ट्रेस करना है लोन के केसेस में, उसके वास्ते कैरिंग ग्रुप है। तो भारत का ईडी भी इसमें ज्वाइन कर रहा है। मान लीजिए विजय माल्या या नीरव मोदी सारा पान कार्ड, आधार कार्ड ले ले, उसकी कंपनियां का लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर भी निकाल दे, लेकिन एक दिन बिना लोन चुकाए भाग जाए, तो क्या उखाड़ लोगे? व्हाट इफ ही रन्स अवे, मतलब नहीं चुकाऊंगा मैं भाग जाऊंगा, तो फिर उनके लिए है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। तो जो भगोड़ा अपराधी है, मतलब छोटे केस में नहीं 100 करोड़ उससे बड़ा केस करके गया, जिसमें चेक बाउंस हो गया, लोन नहीं चुकाया, मनी का मैटर है, तो फिर उसकी एक अलग कोर्ट होगी, वहां पर सरकार जब शिकायत लगाए तो इसकी सारी संपत्ति भारत में जब्त कर ली जाएगी। ऑल हिज प्रॉपर्टी, गिरवी रखा है नहीं रखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा उसका इंडिया का प्रॉपर्टी जब्त कर लिया जाएगा। ऐसा ये कानून है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। ये भी पुरानी चीज हो गई, तो इसको एक लाइन में याद रखना है। और इस ऐसे कानून में स्टिक कैसे रखते हैं कि फिर नॉर्मल सिविल कोर्ट वगैरह में जाके स्टे ऑर्डर नहीं ला सकता, उसने सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा वगैरह वगैरह। लुकआउट सर्कुलर क्या होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो भारत छोड़ के भाग रहा है, तो फिर पुलिस अगर लुकआउट सर्कुलर जारी करती है तो सभी एयरपोर्ट के अंदर जो सिक्योरिटी ऑफिसर है उनको मिल जाता है। तो अगर कोई आदमी वहां से जा रहा है तो उसका पासपोर्ट वगैरह चेक करके उसको रोक देंगे, तो उसे कहते हैं लुकआउट सर्कुलर से, LOC। तो ऐसे तो कौन जारी कर सकते हैं? स्वाभाविक पुलिस जारी कर सकते हैं, कोर्ट जारी कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय जारी कर सकता है। यस, बैंकर तो नहीं जारी कर सकते ना, बैंक को ऐसी थोड़ी लीगल पावर है कि विजय माल्या लोन नहीं चुका है तो वो उसको रोको एयरपोर्ट छोड़ के भागने से। तो बैंकर ने नॉर्मली करना चाहिए, या तो कोर्ट या पुलिस में जाके सर्कुलर जारी करना चाहिए। ऐसा कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशन हुआ था तो कोर्ट ने क्लैरिटी दी कि बैंकर इशू नहीं कर सकते। तो अभी इसके बाद एक आध दो छोटे मोटे 5-10 मिनट के मुद्दे पढ़ते हैं, बाकी जो है बैड बैंक या फिर बासेल नॉर्म्स, ये सब सुकून से पढ़ने वाले टॉपिक है, वो कल पढ़ेंगे। तो छोटा एक मुद्दा समझ लेते हैं, DICGC क्या है। LIC आप जानते हैं इंश्योरेंस देता है कि फादर ने 5,000 रुपये जमा किए जिसको उनके प्रीमियम, और कि मैं मर जाऊँ तो मेरी फैमिली को 50 लाख देना। ओके, अब उसी तरह जनता ने पैसा डिपॉजिट किया किसी बैंक में, तो कानून है DICGC, उसमें ये लिखा है कि बैंकर ने जनता के इन पैसों का इंश्योरेंस लेना होगा। किसे इंश्योरेंस लेना होगा? एक संस्था है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, DICGC, फुल फॉर्म याद रखना है। तो समझो आपको नहीं, बैंकर ने वो इंश्योरेंस लेना है, डिपॉजिट इंश्योरेंस, और फिर जब ये बैंक बंद हो जाए तो आपका लॉस हो गया, तो DICGC संस्था आपको रिफंड में पैसा देगी। पहले 1 लाख रुपये तक देते थे, फिर सरकार ने बढ़ा के 5 लाख रुपये तक रिफंड की अमाउंट बढ़ा दी। तो ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट्स उस पर ये इंश्योरेंस लिया जाता है। अब स्वाभाविक है इंश्योरेंस लिया जाता है तो इंश्योरेंस की फीस होती है। तो यहाँ पर SBI ने DICGC को कुछ फीस देनी होगी, कितनी देनी होगी? तो प्रति 100 रुपये के डिपॉजिट को इंश्योरेंस करने के लिए 12 से 15 पैसे फीस देनी होगी। अब स्वाभाविक है तो सारे बैंक तो फेल होने नहीं है, लेकिन इतने करोड़ों की जो इंश्योरेंस होगी तो DICGC के पास बहुत पैसा आ जाएगा। तो मान लो किसी दिन कोई एक बैंक अगर बंद हो जाए तो उसमें कितना 100 करोड़ देना है, तो उतना तो दे पाएंगे, बिकॉज बाकी 99 बैंकों ने 10 लाख करोड़ का उनको फीस देकर रखा होगा। क्या अब ये DICGC आपके तो बहुत बेस्ट चीज़ है, बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स। पहला 5 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस है, तो अगर मैंने 6 लाख रुपये का डिपॉजिट किया था, दे विल ओनली गिव मी 5 लाख आफ्टर द स्कैम, बाकी 1 लाख का क्या? अब जैसे कौन सी मूवी ने वेब सीरीज आई थी स्कैम 1992, वो हर्षद मेहता नाम का एक वो शेयर बाजार का मास्टरमाइंड था, उसने स्कैम किया। हर्षद मेहता ने वो पैसे कहाँ से लाया था? मधुपुरा कोऑपरेटिव बैंक, कालूपुर कोऑपरेटिव बैंक, ऐसे अहमदाबाद में कुछ कोऑपरेटिव बैंक है, तो हर्षद मेहता ने उनको चुना लगा के पैसा लिया, शेयर बाजार में स्कैम किया और बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया। शेयर बाजार का वालों का तो डूबा ही, बैंक में जिन्होंने डिपॉजिट किया था उनका भी डूबा। लेकिन ऐसी जो कोऑपरेटिव बैंक है उसमें कोई इंसाफ नहीं हुआ है। ये मधुपुरा और कालूपुर बैंक वालों का भी इंसाफ नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें समझो ड्यूअल रेगुलेशन था, RBI भी देखता था और स्टेट गवर्नमेंट का रजिस्ट्रार भी देखता था, जो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा 1B में। अब कुछ 2020 में नया ऑर्डिनेंस आया, उस हिसाब से तो केवल RBI देखेगा, और ये पुराने केस इतने पुराने और इसमें इतने लीगल कॉम्प्लिकेशन है कि अभी तक कुछ मिलेगा। तो दीज आर द चैलेंजेस। तो मैं आपको बता रहा था, सपोज मैंने ये कालूपुर या मधुपुरा बैंक में 6 लाख डिपॉजिट किए थे, मैक्सिमम कितना वापस मिलेगा? 5 लाख। बाकी 1 लाख का ऐसा है कि अब RBI जाके बोले कि ये कालूपुर और मधुपुरा बैंक का जितना प्रॉपर्टी गाड़ी जमीन है सब बेच दो, नीलामी करो, इसमें से पैसा तो डिपॉजिटर को तब होगा जो होने में अभी 100-200 साल और लग जाने वाले। तो दिस इज वन प्रॉब्लम ऑफ DICGC। सेकंड, बैंक का तो चलिए लॉस कवर हुआ, लेकिन NBFC में अगर आपने पैसा लगाया, फॉर एग्जांपल एक है टाटा म्यूचुअल फंड, आपने उसमें पैसा लगाया, टाटा म्यूचुअल फंड ने दूसरी कंपनी में पैसा लगाया, IL&FS में स्कैम हो गया, आपका भी पैसा डूब गया, तो इधर तो DICGC है नहीं। ऐसा एक UTI म्यूचुअल फंड था, उसमें ये केतन पारेख या हर्षद मेहता ने स्कैम किया, तो DICGC तो कवर करेगा नहीं, फिर भारत सरकार ने टैक्स पेयर का पैसा उसमें डाला UTI म्यूचुअल फंड में, और उसकी मदद से सब जो भी उसके इन्वेस्टर्स थे उनको लौटाया। तो दीज आर द चैलेंजेस विद DICGC।
तो रिफॉर्म लेने के लिए सरकार ने कमेटी बनाई थी, जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी। उसने एक सुधार बताया कि देखो ये DICGCI को बंद कर देते हैं, इसकी जगह एक नई संस्था बनाते हैं, रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन। और वो ऐसी संस्था होगी कि ना सिर्फ बैंक बल्कि NBFC दोनों ही जगह पर इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करेगा। ऐसी नई संस्था बनेगी जिसको बोलेंगे रेजोल्यूशन कॉर्पोरेशन RC। तो ये DICGC को बंद कर देंगे हम लोग। तो स्वाभाविक कानून में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि DICGC तो कानून से बनाई गई है। तो सरकार ने इसके लिए एक बिल लेके आई थी, लेकिन फिर काफी नेगेटिव उसमें पब्लिसिटी PR हुई। जैसे आप जानते हैं, हम पिलर 4 में देखेंगे 3 किसान कानून आए थे, जिसमें असल में किसानों का भला होने की बात थी, लेकिन सरकार समझा नहीं पाई और विपक्ष और बाकी लोगों ने जो उसकी खामियां बहुत ज्यादा हाईलाइट की, तो पब्लिक डर गई, किसान डर गया। ऐसा इधर भी हुआ। इसके चलते सरकार को ये एक बिल था FRDI बिल, वो उन्होंने वापस ले लिया कि हम ऐसा कुछ करने वाले नहीं है, अभी सिर्फ DICGC रहेगा, ये कोई नई संस्था नहीं बन रही। तो ये मामला भी समझे तो 2018 में खत्म हो गया। आपके खत्म हो गया तो फिर तुम क्यों बता रहे हो? क्योंकि द हिंदू में जब उनको कॉलम लिखने को कोई बचे नहीं तो याद करेगा, अच्छा वो स्कैम हो गया, लेकिन उसमें तो इंसाफ है नहीं, तो हमने जस्टिस BN श्री कृष्णा बोल के किया था, ये करना था, लेकिन ये तो सरकार ने बिल वापस करके 300 वर्ष का आर्टिकल वो कंप्लीट करता है। तो देन वी शुड नॉट स्पेंड टाइम। द हिंदू में कुछ आया, उसको देख के करंट अफेयर्स PDF वाले अपने में डालते हैं, करके बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स बन जाते हैं क्योंकि हवा जिसका असल में एग्जाम में कोई उपयोग है नहीं। इकोनॉमी में चलिए मैं आपको बताने वाला हूं कि ये काम है नहीं काम का है, लेकिन यही थॉट प्रोसेस आप सभी सब्जेक्ट में रखें। चाहे कोई टीचर आपको बोले नहीं बोले, आपको हमेशा प्रीवियस क्वेश्चन में कितनी गहराई में पूछ रहे हैं, ये एक नजर के साथ आप बना के रखेंगे, इट विल हेल्प यू। तो आज के लिए इतना काफी है, कल मिलेंगे। तो ये बैड बैंक क्या है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, RBI का डिविडेंड, बासेल नॉर्म्स, ये सब समझना है। तो इतना पढ़ के आइए, उसका भी बुधवार को टेस्ट होगा, कल कुछ और भी सॉल्व करेंगे। सो क्लास हियर, सी यू टुमारो नाइट, लेट्स